गुड इवनिंग डियर स्टूडेंट्स। आज अपने द हिंदू एडिटोरियल को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। इसकी हेडिंग को सबसे पहले देखते हैं कि किस पे आपका एडिटोरियल है। बिग गोल्स, बड़े गोल बड़े लक्ष्य की बात हो रही है। ऑन नरेंद्र मोदीज 7th इंडिपेंडेंस डे स्पीच, जो स्वतंत्रता दिवस पर 15 अगस्त को जो भाषण था, 7वां भाषण नरेंद्र मोदी का, उस स्पीच के ऊपर आपका ये एडिटोरियल है। मतलब इंटरेस्टिंग एडिटोरियल है कि मोदी जी ने क्या बोला था अपने स्पीच के अंदर। तो देखिए यहाँ पे वाइल सेलिब्रेटिंग माइलस्टोन्स, जबकि क्या करते हुए, सेलिब्रेट करते हुए, माइलस्टोन्स का मतलब जो बड़ा अचीवमेंट है या बड़ा अवसर है उसको, इंडिया मस्ट नॉट लूज साइट, इंडिया को क्या नहीं करना चाहिए, कंपल्सन की फॉर्म में लूज नहीं करना चाहिए, छोड़ना नहीं चाहिए, ढीला नहीं होना चाहिए। साइट साइट का मतलब दृष्टि को लूज नहीं करना चाहिए, मतलब उनकी दृष्टि खराब नहीं होनी चाहिए। ऑफ किसकी, गवर्नेंस चैलेंजेस, किसकी, जो गवर्नेंस शासन के जो चैलेंजेस चुनौतियां हैं। मतलब क्या निकला कि इतना बड़ा जो माइलस्टोन है, मतलब बहुत बड़ा अवसर है, ये बहुत बड़ा अपने इवेंट था इंडिया के लिए। अपने बात करें तो बहुत बड़ा इवेंट होता है ये 15 अगस्त इंडिया के लिए। तो इतने बड़े इवेंट को सेलिब्रेट करते हुए, जबकि सेलिब्रेट के कॉन्ट्रेरी दिए कि इंडिया को जो गवर्नेंस चैलेंजेस है ना, कि गवर्नमेंट के सामने जो चुनौतियां आई हुई है उनको क्या नहीं, इग्नोर नहीं करना चाहिए। ये बात इसने बोली है। समझ में आया? तो सेलिब्रेटिंग यहाँ पे क्या होगा, आप मुझे जल्दी से बता दो। आपका क्या होगा, माइलस्टोन तो सेलिब्रेट कर नहीं रहा, माइलस्टोन को सेलिब्रेट किया जा रहा है। तो को सेलिब्रेट किया, सेलिब्रेट का तीर लगेगा माइलस्टोन पे, इसका मतलब एक्शन है, तो एडजेक्टिव तो होगा नहीं, मैन एक्शन होगा नहीं, पहले कोई सेंटेंस वगैरह नहीं है, मॉडल वगैरह नहीं है। ठीक है, जेरेंड क्लोज होता है, तो जेरेंड या क्लोज में से देखेंगे, जेरेंड होगा तो जेरेंड को सेटिस्फाई करना पड़ेगा। जेरेंड क्या होता है, नाउन हो जाता है, और नाउन बनते ही उसको क्या करना होता है, सेटिस्फाई करना होता है। लेकिन आगे मस्ट का सब्जेक्ट तो इंडिया है, तो सेलिब्रेटिंग अकेला बचा। इसका मतलब इंडिया की एक्स्ट्रा एक्टिविटी है, सेलिब्रेट करते हुए इंडिया को ये ध्यान देना चाहिए। तो ये आपका क्या है, क्लोज है। क्लियर है? क्योंकि जेरेंड यहाँ पे नहीं होगा, जेरेंड नाउन बनेगा, तो नाउन को सेटिस्फाई करना पड़ेगा आपको, वो अकेले आप नहीं छोड़ सकते, बिल्कुल इंडिविजुअल फॉर्म में उसको नहीं छोड़ सकते। क्लियर? आप लोगों को समझ में आया? सेलिब्रेटिंग यहाँ पे क्या है, आईएनजी क्लोज है। इंडिया क्या कर रहा है, उसकी एक्स्ट्रा एक्टिविटी है किसकी, इंडिया की, और कर क्या रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, ना कि हो रहा है, कर रहा है। इसका मतलब एक्टिव एलिमेंट है, एक्टिव है, तो एक्टिव क्लोज है। एक्टिव क्लोज आईएनजी होता है, पैसिव क्लोज आपका ईडी क्लोज होता है। क्लियर? समझ में आया? अब चलते हैं एडिटोरियल को स्टार्ट करते हैं। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी स्पीच, प्राइम मिनिस्टर जो नरेंद्र मोदी, उनका जो स्पीच है, प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का स्पीच, मतलब प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी का भाई। तो किसकी बात हो रही है, नरेंद्र मोदी जी की बात हो रही है, उनके स्पीच की बात हो रही है। तो उनके स्पीच की बात हो रही है, तो यहाँ पे सब्जेक्ट बनेगा तो कौन बनेगा, स्पीच बनेगा। ये बात ध्यान में रखना। ऑन कहाँ, कब 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 दिया उन्होंने स्पीच, अपना भाषण, ऑन द 74th इंडिपेंडेंस डे। 74th जीके के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है आपका, जनरल अवेयरनेस के लिए, अगर अपनी बात करें करंट अफेयर्स के लिए। तो कौन सा आपकी बार जो सेलिब्रेट किया गया था 15 अगस्त को, जो अपना इंडिपेंडेंस डे आपका सेलिब्रेट किया गया था, वो कौन सा था, वो आपका 74th इंडिपेंडेंस डे था। समझ में? ऑन 74th इंडिपेंडेंस डे पर जो मोदी जी का स्पीच है, हिज 7th कॉन्जिक्यूटिव वन, उसका जो कौन सा 7th, 7वां कॉन्जिक्यूटिव, लगातार 7वां, कौन सा, लगातार 7वां, लगातार 7वीं बार उन्होंने क्या किया है, यहाँ पे क्या किया, एड्रेस किया है पूरे नेशन को अपने स्पीच के साथ। ऑन सैटरडे, कब की बात है, सैटरडे की। शॉट डिड साइट की बात करें हमने, डिड साइट मतलब वो देखा उसने, मतलब उल्लेख किया। शॉर्ट टू रीएश्योर, क्या करने के लिए था उसका उल्लेख, शॉर्ट टू रीएश्योर, रीएश्योर का मतलब दोबारा से आश्वासन देने के लिए, रीएश्योर द नेशन, किसको, पूरे देश को आश्वासन देने के लिए। ऑन किस पर, ऑन द ट्विन चैलेंजेस, जो ट्विन का मतलब जुड़वा चैलेंजेस है, चैलेंज चुनौतियां किसकी, ऑफ द कोविड-19 पैंडेमिक, कोविड-19 पैंडेमिक की, मतलब जो महामारी जो चल रही है उसकी। ठीक है, एंड एक्सटर्नल एग्रेशन, और जो एक्सटर्नल बाहरी जो एग्रेशन आपका छेड़खानी की जा रही है अदर कंट्रीज के द्वारा, उन दोनों जो ट्विन चैलेंज, जुड़वा चैलेंजेस हैं। तो एंड का रिफ्लेक्शन ऑफ के बाद में जाएगा। चैलेंज किस किस के हैं, एक तो कोविड-19 पैंडेमिक का चैलेंज है, और दूसरा चैलेंज एक्सटर्नल एग्रेशन का है। उसका जो ट्विन चैलेंजेस है, उसके ऊपर देश को क्या दिया है, आश्वासन देने के लिए सोट किया गया था। किसको सोट, उसका मतलब क्या था, अभिप्राय क्या था, क्या रीएश्योर करना। सब्जेक्ट ढूंढे, डिड साइट का सब्जेक्ट ढूंढेंगे, डिड का, तो ऑन सैटरडे को ऑन खा गया। कॉन्जिक्यूटिव वन जो आपका है, वो उसके जो स्पीच है उसकी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है। 74th इंडिपेंडेंस डे को फिर से ऑन खा गया। तो यहाँ पे जो सब्जेक्ट बनेगा वो कौन बनेगा, मोदी जी का स्पीच बनेगा। तो यहाँ पे जो बात हो रही है वो किसकी हो रही है, मोदी जी के स्पीच की बात हो रही है। वो उसने क्या किया, वो क्या, उसका मतलब क्या था उस स्पीच का, लोगों को आश्वासन देना, दिलाना, वापस से पुनः उनको आश्वासन दिलाना, क्या, किस बात का, किस बात के लिए, दो चैलेंजेस थे उसके ऊपर आश्वासन दिलाना, कि टेंशन वाली बात नहीं, इस तरीके से यहाँ पे बात की है।
क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट सेंटेंस पे। ही हैज़ ऑलवेज यूज्ड, ही किसके लिए यूज होगा, अभी मोदी जी की बात चलिए तो उनका यूज होगा। ही हैज़ ऑलवेज यूज्ड, उन्होंने हमेशा यूज किया है, हमेशा यूज किया है। देखो अपने को बताते थे पहले, क्या बताते थे रूल्स में, कि जो ऑलवेज, जनरली, ऑफन वगैरह जो सारे के सारे किसके साथ आते हैं, वो प्रेजेंट सिंपल के साथ आते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या आया है, प्रेजेंट परफेक्ट के साथ भी ऑलवेज आ गया ना, तो वो रूल्स है, इसका मतलब वो रूल्स, मैंने आपको बोला था कि विदाउट रूल्स अपनी इंग्लिश करेंगे, पूरी सेंस पे इंग्लिश होती है, इंग्लिश में रूल्स नहीं होते, तो ये रूल मैंने खत्म कर दिया यहाँ पे, ठीक है। और साथ किसने दिया, द हिंदू ने साथ दिया, तो द हिंदू ने यहाँ पे क्या कर दिया, देखो रूल खत्म कर दिया ना, ही हैज़ ऑलवेज यूज्ड। और जैसे स्टूडेंट इसको सेंटेंस में देखता है तो स्टूडेंट की क्या दिक्कत होती है, जैसे सेंटेंस में देखेगा स्टूडेंट, तो स्टूडेंट के माइंड में ये आएगा कि क्या है, यहाँ पे एरर है, और स्टूडेंट यहाँ पे क्या कर देता है, फिर एरर कर देता है। समझ में आई चीज़, लेकिन ये कोई एरर नहीं है, क्लियर आप लोगों के, ये कोई भी एरर नहीं है। आपको पिक्चर बनानी है कि बात कैसे कर रहा है, वो अपने चेक कर लेते हैं कैसे, ऐसे देखो, उसने हमेशा यूज किया है, देखो ऑलवेज कभी टेंस को नहीं बताता, सिंपल वगैरह कुछ नहीं बताता, उसकी वर्किंग अलग है, वो एलिमेंट है, वो रेगुलरिटी को बताता है। पहले भी मोदी जी ने ऐसे ही यूज़ किया था, उसके बाद नेक्स्ट वाले स्पीच में भी ऐसे यूज़ किया था, फिर अगले स्पीच में भी ऐसे यूज़ किया था, फिर उससे अगले में भी ऐसे यूज़ किया था, और अब की बार फिर से ऐसा ही यूज़ किया, मतलब हर बार हमेशा उन्होंने ऐसा किया है, किया था, और अब की बार फिर से किया है, दोबारा से वही, और उसका रिजल्ट अब तक है, तो क्या हो गया, हैज़ आपका, क्योंकि जो आपका प्रेजेंट परफेक्ट होता है वो पास्ट ही होता है, बस कनेक्शन ले आता है प्रेजेंट के साथ, तो हर बार ऐसा करते करते अब की बार फिर से ऐसा ही किया है, मतलब हमेशा ऐसा किया है। कोई दिक्कत समझ में आई चीज़, तो इस तरीके से यहाँ पे बात कर रहा है, तो यहाँ पे एरर मत कर देना, अगर एरर में आ जाए तो। ही हैज़ ऑलवेज यूज्ड हिज ओरेटोरिकल का मतलब क्या होता है, भाषण संबंधी, स्पीच से रिलेटेड जो होती है। स्किल्स का मतलब कुशलता, ठीक है, जो उनकी कुशलता है। टू फोरग्राउंड कंसर्न्स, किसकी तरफ, फोरग्राउंड। अब फोरग्राउंड का मतलब होता है जो सर्वप्रथम जिसको रखा जाए, सर्वप्रथम रखे जाने वाले जो कंसर्न्स है, तो फोरग्राउंड यहाँ पे एडजेक्टिव है किसका, कंसर्न्स का, मुद्दे हैं, तो टू डायरेक्शन कंसर्न्स की तरफ बात कर रहा है ना, तो उन्होंने हमेशा यूज किया है अपनी स्किल्स को किसकी तरफ, उन जो सर्वप्रथम रखे जाने वाले, जो सबसे इंपॉर्टेंट जो आपके कंसर्न्स है, मुद्दे हैं, उनकी तरफ। दैट हैव ट्रेडिशनली नॉट बीन कंसिडर्ड वर्दी, जिनको ट्रेडिशनल फॉर्म में, परंपरागत तरीके से वर्दी कंसिडर नहीं किया गया है, इंपॉर्टेंट, योग्य कंसिडर नहीं किया गया है, ऑफ किसका योग्य, ऑफ ए प्राइम मिनिस्टर्स पर्सनल अटेंशन, किसका, प्राइम मिनिस्टर के पर्सनल अटेंशन के योग्य उसे नहीं क्या किया गया है, कंसिडर माना गया है कभी भी। समझ में एक चीज़, और ये दैट किसके लिए यूज है, जो कितना, क्योंकि हैव डू हैव इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट मांगेगा, और सब्जेक्ट मांगेगा तो दैट को अपने आप सब्जेक्ट में कन्वर्ट कर लेगा, तो इसको प्रोनाउन बना देगा, तो जो कितना वो करे, और किसके लिए बात हुई है, उन कंसर्न्स की बात हुई है। तो मतलब यहाँ से क्या निकला कि उन्होंने हमेशा अपनी ऑरेटोरिकल का मतलब जो भाषण संबंधी स्किल्स है, उनकी बोलने की जो स्किल्स है, उसको हमेशा उन कंसर्न्स की तरफ, सर्वप्रथम रखे जाने वाले जो सबसे इंपॉर्टेंट कंसर्न्स है उनकी तरफ उन्होंने क्या किया, यूज किया है। कौन से कंसर्न, जो कोई भी प्राइम मिनिस्टर हो उसके पर्सनल अटेंशन के लिए लायक नहीं होती, मतलब उस पर कोई भी प्राइम मिनिस्टर अपना पर्सनल अटेंशन, अपना व्यक्तिगत जो ध्यान नहीं देता, उनको ही हमेशा मोदी जी रखते हैं अपने भाषणों के अंदर, ये बात इसने बोली है। क्लियर है, आगे द वेरी फैक्ट का मतलब जो इंपॉर्टेंट, बहुत ज़्यादा सही जो फैक्ट है, तथ्य है, दैट को एक बार की तरह पढ़ेंगे अपने, कि ही मेंशनड मेंस्ट्रुअल हाइजीन, जो उसने क्या किया, मेंशन किया किसको, मेंस्ट्रुअल हाइजीन को, मतलब उसने बताया, जो वर्णन किया किसका, मेंस्ट्रुअल हाइजीन का। मेंस्ट्रुअल का मतलब जो माहवारी व मासिक धर्म वगैरह जो होता है, फीमेल रिलेटेड जो होता है, ठीक है। हाइजीन का मतलब स्वच्छता, मेंस्ट्रुअल हाइजीन विल एनकरेज, वो एनकरेज करेगा हेल्थ वर्कर्स, किसको, हेल्थ वर्कर्स को। तो कौन एनकरेज करेगा, मेंस्ट्रुअल हाइजीन करेगा क्या, मेंस्ट्रुअल जो मासिक धर्म वाली जो स्वच्छता है वो वर्कर्स को एनकरेज करेगी क्या, उनका उत्साह बढ़ाएगी क्या। लेकिन अगर मेंस्ट्रुअल हाइजीन को अगर मैं इसका सब्जेक्ट बना दूं किसका, विल का, तो ही मेंशन का तीर किस पे लगेगा, मेंशन का तीर लगा हुआ है ना, तो तीर लगा हुआ मतलब मेंशन ही क्या किया था, मेंस्ट्रुअल हाइजीन को किया था, मतलब उन्होंने क्या किया था, मोदी जी ने मेंस्ट्रुअल जो मासिक धर्म की जो स्वच्छता है, मासिक धर्म से रिलेटेड जो स्वच्छता है उसको मेंशन किया था। विल एनकरेज, तो विल एनकरेज का सब्जेक्ट तो मेंस्ट्रुअल हाइजीन हो नहीं सकता, क्योंकि मेंशन का तीर लग गया, तो क्या बनेगा, द वेरी फैक्ट इसका सब्जेक्ट बनेगा। क्लियर आप लोगों को समझ में आया, क्योंकि मेंस्ट्रुअल हाइजीन को मेंशन का तीर लग गया, ही मेंशन के साथ गया, दैट की तरह है। तो जो फैक्ट है,
फैक्ट क्या कि जो उन्होंने क्या किया, फैक्ट कौन सा है कि उन्होंने मेंस्ट्रुअल जो हाइजीन है उसको मेंशन किया। ये वाला जो फैक्ट है विल एनकरेज, वो एनकरेज करेगा किसको, हेल्थ वर्कर्स को, जो स्वास्थ्य कर्मी वगैरह हैं उनको, टू बी क्या होने के लिए, टू बी मोर अटेंटिव, ज़्यादा अटेंटिव होने के लिए, टू बी मोर अटेंटिव, ज़्यादा अटेंटिव, जागरूक होने के लिए, टू द इशू, किसकी तरफ है, इशू जो मुद्दा है उसकी तरफ। तो फर्स्ट वाले अगर अपने टू की बात करें तो फर्स्ट वाला टू बी मोर अटेंटिव, ज़्यादा जागरूक होने के लिए, हेल्थ एनकरेज करेगा किसको, हेल्थ वर्कर्स को क्या करने के लिए, ज़्यादा जागरूक होने के लिए। तो एक्शन की फॉर्म में जा रहा है टू बी, ठीक है। कौन सी फॉर्म है, वर्कर्स के लिए कैसा आएगा, पैसिव फॉर्म आएगी ना, कि वर्कर्स क्या होंगे, आपके जागरूक होंगे, किसके द्वारा, उस फैक्ट के द्वारा जागरूक होंगे, तो पैसिव फॉर्म में। लेकिन एक्शन को ले रहा है बाद में, टू बी है, जैसे बी अवेयर, अवेयर हो, अवेयर होना, बी अवेयर, अवेयर होना, तो एक्शन की फॉर्म में जा रहा है। उसके बाद में एक्शन है क्योंकि बी एक्शन ही बनाता है, तो टू एज ए मॉडल है। और नेक्स्ट वाला जो टू है वो एज ए प्रीपोजिशन, वो इशू की तरफ डायरेक्शन की बात कर रहा है। टू की दो वर्किंग होती है, एज ए मॉडल एंड एज ए प्रीपोजिशन। सर हमें कैसे पता लगेगा एज ए प्रीपोजिशन या एज ए मॉडल है, तो पता कैसे लगेगा, सेंटेंस से पता लगेगा। इसलिए बोलता हूं कि आपको किस पे डिपेंड रहना है, सेंटेंस पे डिपेंड रहना है। आपको सेंटेंस की भावनाओं को समझना है कि सेंटेंस क्या बोलना चाहता है। तो एक में तो डायरेक्शन बता रहा है तो प्रीपोजिशन, और एक में पर्पस बता रहा है कि वो एनकरेज करेगा, क्या करने के लिए एनकरेज करेगा, मतलब आगे जाकर एनकरेज करने से क्या एक्शन होगा, आगे का एक्शन जोड़ रहा है ना, तो एक्शन को कनेक्ट कर रहा है, इसका मतलब क्या है, आपका मॉडल है। एंड क्रिएट मोर अवेयरनेस, और क्रिएट करेगा मोर अवेयरनेस, ज़्यादा अवेयरनेस को। अब क्रिएट यहाँ पे क्या है आपका V1 है, समझ में आया, क्रिएट यहाँ पे आपका क्या है, V1 है, ठीक है। एक्शन है, तो एक्शन है तो इसको क्या चाहिए, मॉडल। आपको पता है एक्शन को क्या चाहिए होता है, मॉडल चाहिए होता है, तो इसके लिए अपने ढूंढें। तो यहाँ इस टू के बाद में इसका रिफ्लेक्शन ले नहीं सकते क्योंकि ये तो प्रीपोजिशन है, प्रीपोजिशन के बाद में एक्शन दीवार बन जाती है, तो उसके बाद में एक्शन आपका सर्वाइव नहीं कर सकता। तो इस मॉडल यहाँ पे क्या, एक तो विल वाला मॉडल है और एक है ये टू वाला है। टू के बाद में चेक करते हैं, टू के बाद में चेक करेंगे तो वर्कर्स को क्या करेगा, हेल्थ वर्कर्स है उनको क्या करेगा, ज़्यादा जागरूक बनाएगा, और वो वर्कर्स क्या करेंगे, क्रिएट करेंगे ज़्यादा अवेयरनेस को, ठीक है। ये हो सकता है, लेकिन अगर ये होगा तो आपका क्या होगा, फर्स्ट वाले के लिए बी मोर अटेंटिव के लिए तो ये क्या होगा, वर्कर्स पैसिव फॉर्म में बात करें, पैसिव एलिमेंट बन जाएंगे, और क्रिएट के लिए एक्टिव बन जाएंगे। पहले तो वो अटेंटिव हो रहे हैं और अब की बार वो खुद कर रहे हैं, ठीक है। ये लगा अपने को, एक बार वो जागरूक हो रहे हैं, जागरूकता, ज़्यादा जागरूकता फैला रहे हैं, ये चीज़ समझ में आ रही है, वो जागरूक हो रहे हैं, ज़्यादा जागरूक भी हो रहे हैं, ज़्यादा जागरूकता फैला भी रहे हैं, ठीक है। ये हो सकता है, लेकिन विल के बाद में एक बार और चेक करना, विल के बाद चेक करेंगे तो फैक्ट आएगा, सब्जेक्ट क्या है, फैक्ट है ना, कि जो फैक्ट है वो क्या करेगा, वर्कर्स को तो क्या करेगा, अवेयर बनाएगा, और ज़्यादा अवेयरनेस को फैलाएगा, क्रिएट करेगा, तैयार करेगा। तो विल के बाद में ये आपका, विल के बाद में अपने बात करें तो विल के बाद में ये ज़्यादा सही रहेगा। वो भी सही है कि वर्कर्स पहले अवेयर हो रहे हैं, बाद में अवेयरनेस फैला रहे हैं, और यहाँ पे क्या जो फैक्ट है वही क्या कर रहा है, वर्कर्स को, हेल्थ वर्कर्स को अटेंटिव कर रहा है और ज़्यादा अवेयरनेस को फैला रहा है, तो ये ज़्यादा सही जाएगा, समझ में आ रही। तो ज़्यादा सही कौन सा है, विल के बाद में सही है, सही तो दोनों ही लग रहे थे, ठीक है। ज़्यादा सही आपका विल के बाद में, क्लियर है, समझ में आया। अब चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। नेक्स्ट पैराग्राफ में बात करें तो सैनिटेशन, सैनिटेशन का मतलब स्वच्छता, सफाई व्यवस्था, एंड एक्सेस, एक्सेस का मतलब उपलब्धि, किस चीज़ को एक्सेस करना, यूज़ करना, ठीक है, उसको पहुंचना, उसको यूज़ करना, एक टाइप से प्रयोग। एक्सेस पहुंचना किसकी तरफ, टू ड्रिंकिंग वाटर, किसकी तरफ, ड्रिंकिंग वाटर की तरफ, कौन सा वाटर, ड्रिंकिंग, पानी पीने वाला जो पानी, उसकी तरफ। अब डायरेक्शन को बताएं, टू ड्रिंकिंग, टू के बाद में V1 नहीं है तो मॉडल नहीं है, एज ए प्रीपोजिशन डायरेक्शन को बता रहा है। अब आप बोलो सर ड्रिंकिंग यहाँ पे क्या है, तो ड्रिंकिंग यहाँ पे एडजेक्टिव है या जेरेंड है या क्लोज है या फिर मेन एक्शन है, मेन एक्शन होगा नहीं क्योंकि उससे पहले कोई मॉडल नहीं है, ठीक है। जेरेंड क्लोज एडजेक्टिव हो सकता है क्या, एडजेक्टिव देखना, ड्रिंकिंग वाटर किस तरीके से, एक एडजेक्टिव ऐसे देख रहे हैं, ड्रिंकिंग वाटर का मतलब पीने वाला पानी, जैसे इंटरेस्टिंग बुक, इंटरेस्ट पैदा करने वाली बुक, बोरिंग पर्सन, बोर करने वाला व्यक्ति, ड्रिंकिंग वाटर, पीने वाला पानी, तो पीने वाला पानी बिल्कुल सही है हिंदी में, लेकिन इसमें मीनिंग ले तो क्या होगा कि जब आईएनजी अपने एडजेक्टिव लगाते हैं, जिस तरीके से अपने सोचते हैं उस वे में क्या होता है, वो एक्शन जिसके लिए एडजेक्टिव यूज है वही करता है। तो पानी पीने का काम कर रहा है क्या, पीने का पानी होता है, ठीक है, पीने वाला पानी नहीं होता, मतलब पीने वाला वैसे बोल देते हैं अपने हिंदी में, लेकिन रियल में पीने का पानी होता है। तो यहाँ पे अपने बात करें तो ड्रिंकिंग वाटर को अगर मैं वैसे लूँ, आईएनजी जैसे इंटरेस्टिंग बुक, बोरिंग पर्सन, बोरिंग पर्सन, पर्सन बोर करने का एक्शन करता है, इसलिए वो एक्टिव एलिमेंट है, इसलिए आईएनजी क्लोज होता है, एक्टिव क्लोज हो जाता, सॉरी आपका एक्टिव एडजेक्टिव हो जाता है, सॉरी एक्टिव एडजेक्टिव हो जाता है। तो यहाँ पे मैं बात करूँ तो पानी पीने का काम करेगा क्या, नहीं होगा। और ड्रिंकिंग वाटर पानी पीना,
एक्सेस है पानी पीने की तरफ, पानी पीने की तरफ एक्सेस है, या वो पीने वाले पानी की तरफ एक्सेस है, जो पीने का पानी है उसकी तरफ एक्सेस है? होगी ना गड़बड़। पानी पीने की तरफ एक्सेस थोड़ी है, पानी पीने की तरफ एक्सेस होगा या पीने के लिए एक्सेस होगा, ठीक है, ये भी गड़बड़ होगी। उसके बाद में अपने बात करें क्लोज, फिर से तीर लगेगा, पानी पीने के लिए वो तो होगा नहीं, टू डायरेक्शन है प्रीपोजिशन, उसके बाद में आपका क्लोज तो सेटिस्फाई होगा नहीं, मेन एक्शन है ही नहीं, तो कुछ भी समझ में नहीं आया। तो रियल में ये क्या है, एडजेक्टिव है। और किस तरीके का एडजेक्टिव है, पोजेशन वाला एडजेक्टिव है। समझ में ये चीज़। एक अपने एग्जाम्पल देखें, अगर मैं बात करूँ, आप सुनना ध्यान से एग्जाम्पल को। मैं एग्जाम्पल लेता हूँ, ड्रिंकिंग वाटर इज़ अवेलेबल हेयर, यहाँ पे ड्रिंकिंग वाटर अवेलेबल है। अगर मैं ड्रिंकिंग को वैसे एडजेक्टिव बनाऊँ, ING, यानी वाटर का एक्शन की फॉर्म में एडजेक्टिव बनाऊँ कि एक्टिव एलिमेंट है, तो जो पानी पीता है, पानी खुद जो किसी को पीता है वो अवेलेबल है, नहीं होगा। अब ड्रिंकिंग को मैं क्या बनाऊँ, जेरेंड बनाऊँ, ठीक है, अवेलेबल इसका सब्जेक्ट होगा तो जेरेंड बनेगा। मतलब पानी पीना अवेलेबल है, पानी पीना अवेलेबल है या पीने का पानी अवेलेबल है, होगी ना गड़बड़। तो ड्रिंकिंग वाटर, ड्रिंकिंग का मतलब पीना, ड्रिंक का मतलब पीना होता है ना, ड्रिंकिंग पीना, पीना वाटर पीने का पानी, किस तरीके से, बैंक मैनेजर की तरह। ये एडजेक्टिव कौन सा है, पोजेशन। तो एडजेक्टिव की एक और फॉर्म होती है क्या, पोजेशन फॉर्म में, जिसमें नाउन बनकर एडजेक्टिव बने, वो होता है आपका कौन सा, पोजेशन फॉर्म में। समझ में आया चीज। बैंक मैनेजर, समझ में आ रहा, बैंक मैनेजर। एक हो गया बैंकिंग मैनेजर, बैंकिंग मैनेजर का मतलब बैंकिंग एक्टिविटी टाइप का मैनेजर। एक हो गया बैंक मैनेजर, आपने ये बहुत सारी चीजें देखी होगी। एक तो हो गया फाइनेंसिंग कंपनी, फाइनेंसिंग कंपनी का मतलब फाइनेंस करने वाली कंपनी, ठीक है। और एक फाइनेंस कंपनी, तो फाइनेंस की कंपनी, फाइनेंस भी नाउन और कंपनी भी नाउन। नाउन को आप एडजेक्टिव बना रहे हो, तो वो नाउन जब एडजेक्टिव बनता है वो कौन सा होता है आपका, कौन सा, पोजेशन फॉर्म में क्या होता है आपका एडजेक्टिव, का फॉर्म लेकर पोजेशन फॉर्म का एडजेक्टिव होता है। तो ड्रिंकिंग यहाँ पे जेरेंड बनेगा पहले, और जेरेंड बनकर एडजेक्टिव बनेगा। ड्रिंकिंग मतलब पीना, पीने की जो एक्टिविटी है, पीने की जो यूनिवर्सल एक्टिविटी है, मतलब क्या हो गया, एक एक्शन लोगों के द्वारा किया जाने वाला यूनिवर्सल फॉर्म में एक्टिविटी, जेरेंड एक्शन एज ए नाउन, और वो बन गया पीने का पानी, तो पोजेशन वाला एडजेक्टिव। क्लियर, आप लोगों को समझ में आया। तो इस पर थोड़ी सी वर्किंग करना, ये आपको थोड़ा सीखना होगा, पोजेशन का एडजेक्टिव कैसे वर्क करता है। तो सैनिटेशन और जो एक्सेस है उसकी तरफ पहुंचा, मतलब उसको यूज करना है, किसका, ड्रिंकिंग वाटर की तरफ। हैव बीन का सब्जेक्ट सैनिटेशन एंड एक्सेस, हैव बीन इश्यूज, वो इश्यूज हैं, बने हुए हैं इश्यूज, डियर टू मिस्टर मोदीज हार्ट, जो मिस्टर मोदी के दिल की तरफ प्रिय है, मतलब जो मिस्टर मोदी जी को प्रिय प्रिय हैं। तो ये डियर किसके लिए यूज हुआ है, उन इश्यूज के लिए यूज हुआ है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन। समझ में आई चीज। द मैन क्लोज टू मी, द मैन क्लोज टू मी इज माई अंकल, आदमी जो मेरे बिल्कुल करीब है वो मेरे अंकल हैं। समझ में आई चीज। तो क्लोज टू मी का मतलब वो उसका एडजेक्टिव फॉर्म एक टाइप से क्या दे रहा है, एक्स्ट्रा उसकी क्या इन्फॉर्मेशन दे रहा है। और ये चीज़ आपको कभी भी कोई स्ट्रक्चर नहीं करवा सकते सेंटेंस की, कोई रूल्स नहीं करवा सकते, डायरेक्ट आते हैं ये। तो इश्यूज कौन से, जो डियर मोदी जी के दिल की तरफ प्रिय हैं, मतलब मोदी जी को जो प्रिय हैं। हैव बीन इश्यूज, वो इश्यूज हैं, बने हुए हैं, कौन से मुद्दे बने हुए हैं, सैनिटेशन और एक्सेस टू ड्रिंकिंग वाटर, किसकी तरफ है, मोदी जी के दिल की तरफ इश्यूज बने हुए, कौन से वाले, जो मोदी जी के दिल की तरफ प्रिय है, मतलब मोदी जी को जो प्रिय है। एंड द स्पीच रिफ्लेक्टेड दैट, और स्पीच जो है मोदी जी का जो भाषण है उसने डिड रिफ्लेक्ट, उन्होंने उस भाषण ने क्या किया था, उस उनको रिफ्लेक्ट किया था, जो भाषण दिया था सैटरडे को उसने उन चीज़ों को, दैट का मतलब उस पूरी बात को, जो ऊपर वाली बात है ना ड्रिंकिंग वाटर वगैरह वाली, उसको रिफ्लेक्ट किया था। मतलब उनकी जो स्पीच था, भाषण में भी ये चीज़, इनकी प्रतिबिंब दिखाई दे रहा था, इनकी छवि जो झलक है वो दिखाई दे रही थी। समझ में आया। अब आप बोलोगे सर यहाँ तो हैव बीन यूज हुआ है प्रेजेंट, और यहाँ पे रिफ्लेक्टेड पास्ट यूज हुआ है, ये तो कोई मतलब नहीं है, अब तो हमें समझ में नहीं आया, करें क्या, पास्ट प्रेजेंट दोनों कैसे। तो ये तो बोला कि वो इश्यूज सैनिटेशन वगैरह मोदी जी के दिल के करीब हैं, अभी भी करीब हैं, लेकिन भाषण सैटरडे का है। मुद्दे हैं ये इश्यूज सैनिटेशन वगैरह, वो तो अभी भी उनके दिल के पास है, क्योंकि वो इसको ज़्यादा प्रायोरिटी देते हैं, अभी भी है, मतलब वो उनके है ही पास में, मतलब उनकी क्वालिटी की फॉर्म में बोल सकते हो, उनके बिल्कुल करीब हैं, मतलब उनको प्यारे हैं, अभी भी प्यारे हैं। आज मंडे है तो मंडे को भी प्यारे हैं, लेकिन भाषण कब हुआ था, सैटरडे को हुआ था। समझ गए चीज़। तो सैटरडे वाले भाषण की बात कर रहा है, इसलिए पास्ट दे दिया, और वो प्यारे तो अभी तक है, इसका मतलब वो अभी तक बने हुए उनकी फॉर्म। ऐसे तो यानी पास्ट दोगे तो इसका मतलब उस पॉइंट तक, जिस दिन भाषण देना तब तक प्यारे थे, उसके बाद उन्होंने छोड़ दिया कि भाई भाषण के लिए मैंने इनको अपने साथ रख रखा था, ऐसा तो नहीं होगा ना। तो वो वाली बात है। आगे बात करें दैट, यहाँ वह की तरफ बात कर रहा है, वह मतलब जो पीछे वाली जो बात है उसकी तरफ। आगे द जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन है, जल जीवन मिशन नाम है मिशन का,
दैट सिक्स, दैट जो सिक्स, डज का सब्जेक्ट दैट, जो बन जाएगा, किसके लिए यूज है, मिशन के लिए। दैट सिक्स जो सीख करता है, मांग करता है क्या, कोशिश करता है क्या, टू प्रोवाइड प्रदान करने की, क्या प्रदान करने की, पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर टू एवरी होम, क्या प्रोवाइड करने की, प्रदान करने की, पाइप्ड ड्रिंकिंग वाटर, कैसा ड्रिंकिंग वाटर, पीने का पानी कैसा, पाइप्ड फॉर्म में, पाइप किया गया किसी के द्वारा, ईडी एडजेक्टिव, पाइपलाइन के फॉर्म में, टू एवरी होम, किसकी तरफ, हर घर की तरफ वो पानी पहुंचना चाहिए, उस तरीके से बात की है। तो फर्स्ट वाला टू एज ए मॉडल, सेकंड वाला टू एज ए प्रीपोजिशन। क्लियर, आप लोगों को समझ में, वो एक्शन ले रहा है, वो डायरेक्शन ले रहा है। अलोंग विद, किसके साथ, मतलब जो जल जीवन मिशन है जो क्या करता है, अभी एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चल रही है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चल रही है, इसका मतलब क्या, जल जीवन मिशन को कोई आगे सेंटेंस आप लोगों को देना पड़ेगा। समझ में आ रही चीज, आगे जाकर इसको कोई सेंटेंस देना पड़ेगा। क्लियर है, क्यों देना पड़ेगा, क्योंकि जल जीवन मिशन अकेला है, क्योंकि सिक्स डज सिक का सब्जेक्ट, तो दैट है एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन है ना, एक्स्ट्रा सेंटेंस आया वहां पे। तो अलोंग विद किसके साथ, मतलब वो क्या कर, प्रोवाइड करने की कोशिश, ट्राई करता है, कोशिश करता है, मांग यही है उसकी जल जीवन मिशन की, क्या, कि हर घर तक पानी पहुंचे, पाइप ड्रिंकिंग वाटर, पानी जो आपका है वो पहुंचे। अलोंग विद किसके साथ, द एक्सपेंडिंग नेटवर्क्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, किसके साथ है, इलेक्ट्रिसिटी के नेटवर्क की एक्सपेंडिंग, तो एक्सपेंड करती है लग रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, जेरेंड हो जाएगा। समझ में आई चीज, द लगा है, स्पेसिफाई किया है, मेन एक्शन हो नहीं सकता, क्लोज है, हो नहीं सकता, द लगा है स्पेसिफाई, तो जेरेंड ही होगा। ठीक है, नेटवर्क खुद तो एक्सपेंड नहीं कर रहा ना, नेटवर्क को एक्सपेंड किया जा रहा है, किया जा रहा है, इसका मतलब उसके ऊपर तीर लगा है। देखो यहाँ पे दो बातें हो सकती है, अगर एडजेक्टिव एक्सपेंडेड हो जाता आपका, समझ में चीज। अब आप बोलोगे सर नेटवर्क एक्सपेंड करता नहीं है, नेटवर्क एक्सपेंड किया जाता है, तो किया जाता है, तो सर यहाँ पे ईडी एडजेक्टिव एक्सपेंडेड आना चाहिए था ना। अब एक चीज ध्यान रख लेना, मैं यहाँ पे एडजेक्टिव तो बोल ही नहीं रहा, अगर ये एडजेक्टिव होता तो गलत होता, लेकिन ये यहाँ पे एडजेक्टिव नहीं है, आईएनजी दिखते ही आपको एडजेक्टिव दिखेगा क्या, और भी वर्किंग दिखनी चाहिए ना, उसकी चारों वर्किंग दिखेगी तब आपके क्लियर होगा। तो यहाँ एक्सपेंडिंग एज एडजेक्टिव आया ही नहीं, यहाँ एक्सपेंडिंग एज ए क्या है, जेरेंड है, तीर छोड़ते हुए, नेटवर्क को एक्सपेंड करना बोल रहा है वो, नेटवर्क पे तीर लग रहा है, तो यहाँ पे एडजेक्टिव का तो कोई रोल ही नहीं रहता। सर यहाँ पे एक्सपेंडेड होता तो सही था क्या, एक्सपेंडेड होता तो सही था क्या, ये डाउट आ जाता है। चलो सर ये तो समझ में आ गया, ये क्या क्या है, एडजेक्टिव है ही नहीं, ये तो आपका जेरेंड है। एक्सपेंडेड होता तो सही होता क्या, तो सही नहीं होता, क्योंकि मिशन तो अभी आया है ना। तो अलोंग विद एक्सपेंडिंग, एक्सपेंडेड का मतलब होता है जो एक्सपेंड हो चुका है, एक्सपेंडेड फॉर्म में है, जो एक्सपेंडेड फॉर्म में है, तो नेटवर्क पहले से बढ़ाया जा चुका है क्या, फिर मिशन का मतलब क्या है, तो मिशन एक्सपेंड करेगा, करने वाला मिशन है, मतलब आगे एक्सपेंड करेगा। और आप बोलो एक्सपेंडेड, तो ऑलरेडी एक्सपेंड हो चुका है, फिर मिशन का मीनिंग क्या निकला, समझ में चीज। तो यहाँ एक्सपेंडेड भी गलत होगा, एक्सपेंडेड नहीं होगा, यहाँ पे एक्सपेंडिंग ही होगा, और कैसे, जेरेंड की फॉर्म में होगा। अगर ये एरर आ जाए, आपको एक सेलेक्ट करना हो, अगर वो कॉमन दे दें कि दो में से आपको ऑप्शन में चूज करना है, जैसे मान लो टेस्ट में आ जाए, एक एक्सपेंडेड आ जाए, एक एक्सपेंडिंग आ जाए, जैसे ही आप एक्सपेंडेड देखते हो ना, तो आपको एडजेक्टिव दिखता है, और जैसे ही एडजेक्टिव दिखेगा, दिखते ही क्या होगा, आपको एक्सपेंडिंग भी एडजेक्टिव ही दिखेगा। दिक्कत यहाँ हो जाती है, लेकिन आप ये नहीं सोचते कि एक्सपेंडिंग जेरेंड भी तो हो सकता है ना। तो एक्सपेंडेड देखते ही आप दो ही चीज देखोगे, एक्सपेंडेड और एक्सपेंडिंग में से एक सिलेक्ट करना होगा, तो आप क्या देखोगे, इलेक्ट्रिसिटी, आप ऐसे देखते हो। ये सबसे बड़ी कमी है, क्योंकि सारे फैक्ट माइंड में लेकर चलोगे तभी चीजें क्लियर होगी। आपने क्या किया, ये इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं आपको, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बात है, बहुत बड़ा डाउट क्लियर होने वाला है यहाँ से। आपने एक्सपेंडेड और एक्सपेंडिंग दोनों देखे, तो अब आप चेक करोगे, जैसे ही आपने देखा तो आपका माइंड, आपका जो माइंड है वो एकदम से क्या करेगा, अवेयर हो जाएगा पूरा। आपका माइंड स्ट्रेस देगा वहां पे कि एक एक्सपेंडेड है, एक एक्सपेंडिंग है, एक तो आईएनजी एडजेक्टिव है, एक क्या है, ईडी एडजेक्टिव है। तो आप चेक करोगे कि जो नेटवर्क है, वो नेटवर्क जो है वो एक्सपेंड करने वाला है, नेटवर्क बढ़ाएगा या नेटवर्क बढ़ाया जाएगा। तो आप सोचोगे पैसिव एलिमेंट है, तो आप एक्सपेंडेड टिक कर देते हो, लेकिन आप पूरी बात नहीं पढ़ते। आपको जब फिलअप करना होता है, वो किसके अकॉर्डिंग फिलअप करना होता है, आपको पूरे सेंटेंस के अकॉर्डिंग। तो आपने जैसे ही पढ़ा, तो अगर नेटवर्क एक्सपेंडेड है, फिर मिशन लाने की जरूरत ही क्या है, वो तो ऑलरेडी एक्सपेंडेड है, एक्सपेंड करने के लिए ही तो मिशन लाया जाता है ना। तो यहाँ पे बात कर रहा है एक्सपेंड करने के लिए मिशन है, करने के लिए, इसका मतलब एक्सपेंड करने के लिए, इसका मतलब नेटवर्क को एक्सपेंड करना है, इसका मतलब नेटवर्क पे एक्सपेंड का तीर चलेगा। तो यहाँ पे एडजेक्टिव ही नहीं, वो क्या है, जेरेंड है। तो ये सारी वर्किंग आपके माइंड में समझ में आ रहा है कैसे बोलना चाहता हूं मैं। अलोंग विद किसके साथ, एक्सपेंडिंग ऑफ नेटवर्क ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, द इंटरनेट, एक्सपेंडिंग किसकी, इंटरनेट की, बैंकिंग एंड कुकिंग गैस, और कुकिंग गैस की, विल इक्विप, वो इक्विप करेगा, मतलब
सज्ज करेगा, सुसज्जित करेगा या फिर अपने बोले समर्थ बनाएगा इंडिया किसको, इंडिया को टू राइज हायर, क्या करें, ज़्यादा और ज़्यादा राइज करने के लिए, बढ़ोतरी करने के लिए। समझ में आया, क्लियर आप लोगों के, समझ में आई ना ये बात कैसे बोल रहा है। तो इस विल का सब्जेक्ट अपने ढूंढने चले तो आपको जल जीवन मिशन मिल जाएगा, आगे कुछ नहीं मिलेगा, ढूंढ लेना चाहिए। चलो एक बार ढूंढ लेते हैं। बैंकिंग, कुकिंग गैस, द इंटरनेट, इलेक्ट्रिसिटी सबको ऑफ खा गया, ठीक है। नेटवर्क्स पे एक्सपेंडिंग का तीर लग गया, विद भी ले गया साथ में, ठीक है। एक्सपेंडिंग जो है उसको विद ले गया साथ में, एक्सपेंडिंग जो जेरेंड है नाउन उसको विद ले गया। एवरी होम को टू खा गया, ड्रिंकिंग वाटर प्रोवाइड का तीर लग गया, ठीक है। दैट सिक्स दोनों आपस में सेटिस्फाई करिए, जल जीवन मिशन ही बचा हुआ था फ्री, तो सब्जेक्ट बनेगा जो जल जीवन मिशन है, जो एक्सपेंड वगैरह करने की बात कर रहा है, ये सारी चीज़ों की बात कर रहा है, वो इंडिया को क्या करेगा, इक्विप करेगा, समर्थ बनाएगा और ज़्यादा ऊपर आने के लिए, ऐसी बात बोली गई थी उस मिशन के लिए, ठीक है। ये पूरा स्पीच की बातें चल रही है। आगे बात करें स्लोगन्स, जो स्लोगन्स है, स्लोगन्स का मतलब जो नारे हैं, सच एज जैसे कि सेल्फ रिलायंस मतलब आत्मनिर्भर, वोकल फॉर लोकल, लोकल लोगों के लिए वोकल, वोकल मतलब वाणी, मतलब लोकल लोगों के लिए आवाज़ उठाना। मेक इन इंडिया टू मेक फॉर द वर्ल्ड, मेक इन इंडिया, इंडिया में बनाओ, टू क्या करने के लिए, बनाने के लिए, किसके लिए बनाने के लिए, फॉर द वर्ल्ड, दुनिया के लिए बनाने के लिए, मतलब दुनिया के लिए चीज़ें बनाने के लिए इंडिया में ही बनाओ, दुनिया को जो चीज़ें आपको प्रोवाइड करनी है वो इंडिया में बनाओ, वो वाला। आर जस्ट, वो क्या है, आर जस्ट ओल्ड रेटोरिक, रेटोरिक का मतलब वाक्पटुता, वाणी की फॉर्म में अपने बात करें तो अपने बोल सकते हैं स्टाइल, बोलने का एक स्टाइल है, जस्ट ओल्ड पुराना स्टाइल है, फॉर ए न्यू ओकेजन एक नए मौके, एक नए अवसर के लिए। समझ में आया। तो आर का सब्जेक्ट क्या हो जाएगा, स्लोगन्स हो जाएगा, ढूंढ लेना मिल जाएगा, समझ में। और सारी चीज़ें सच्चे वो तो एग्जाम्पल में चलेंगे। तो जो स्लोगन्स नारे हैं ना, ये सारे नारे बताए हैं, ये केवल क्या है, पुरानी चीज़ें हैं, पुरानी वाणियाँ बन गई, किसके लिए, एक नए ओकेजन के लिए। बट लेकिन देयर रीइटरेशन, लेकिन उनका जो दोहराव, पुनरावृत्ति है, कुड स्पर, वो क्या कर सकता है, कुड स्पर्स पर का मतलब प्रेरित कर सकता है, उकसा सकता है, द स्टेट एपरेट्स इनटू एक्शन, स्टेट के जो एपरेट्स है, स्टेट के जो एपरेट्स का मतलब जो औजार वगैरह या संगठन वगैरह है, स्टेट के जो संगठन, राज्य के जो संगठन है, इनटू एक्शन में प्रेरित कर सकता है, मतलब उनको एक्शन करवा सकता है। बिसाइड्स, बिसाइड्स का मतलब क्या निकलेगा यहाँ पे, बिसाइड्स का मतलब छोड़कर, किसको छोड़कर, गैल्वेनाइजिंग ओपिनियन, गैल्वेनाइजिंग ओपिनियन का मतलब ओपिनियन को गैल्वेनाइज करने की, गैल्वेनाइज का मतलब गैल्वेनाइज, यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, जेरेंड, बिसाइड्स का मतलब छोड़कर, किसको, आपका क्लोज हो जाएगा, गैल्वेनाइजिंग को छोड़कर, गैल्वेनाइजिंग का मतलब गैल्वेनाइजिंग मतलब छोड़कर, उस बात, उस एक्शन को छोड़कर, मतलब आपका जेरेंड ही जाएगा नाउन, मतलब कौन सी एक्टिविटी को छोड़कर, जो आपकी ओपिनियन जो है, जो आपके विचार वगैरह, उनकी गैल्वेनाइजिंग का मतलब उनको प्रेरित करना, बढ़ाना, उकसाना, मतलब उनके विचार को उकसाने को छोड़कर वो क्या करें, उन्हें एक्शन में ले आएगा, मतलब वो बातें नहीं बोलेंगे ओनली, सिर्फ बातों बातों को नहीं बढ़ाएंगे कि हम ऐसे कर दें वैसे कर दें, वो क्या करेंगे, एक्शन में आ जाएंगे। कुड का सब्जेक्ट क्या है, देयर रीइटरेशन, किसका, इन स्लोगन्स का, पूरी बात। बट का रिफ्लेक्शन स्लोगन से पहले है, स्लोगन्स वगैरह जो क्या केवल पुरानी चीज़ें, लेकिन उनका अगर दोबारा से पुनरावृत्ति की जाए तो वो क्या करता है, स्टेट के जो संगठन वगैरह है राज्य स्तर पे, उनको दोबारा से प्रेरित कर सकता है, ये बात इसने बोली, क्लियर है। आगे चलें नेक्स्ट वाले पैराग्राफ में। तो क्या बोला, मिस्टर मोदी हैज़ बीन एन एक्सेप्शनल यूजर, एन यूज हुआ है, एक्सेप्शनल साउंड ए, एक्सेप्शनल इसका मतलब वोवल साउंड, इसलिए एन यूज हुआ, ए यूज नहीं होगा। मिस्टर मोदी, हैज़ का सब्जेक्ट मिस्टर मोदी, हैज़ बीन हो चुके हैं, बन चुके हैं, एन एक्सेप्शनल यूजर एक उपभोक्ता बन चुके, एक्सेप्शनल मतलब विशेष टाइप का उपभोक्ता बन चुके हैं, ऑफ किसका, द आई डे पल्पिट, आई डे का मतलब इंडिपेंडेंस डे, पल्पिट का मतलब मंच, जो इंडिपेंडेंस डे मंच का एक क्या बन चुके हैं, उपभोक्ता बन चुके हैं, मतलब उसको यूज करने वाले बन चुके हैं, एक विशेष टाइप की। टू क्या करने के लिए, आउटलाइन प्रायोरिटीज, प्रायोरिटीज को बताने दर्शाने के लिए, जो प्राथमिकताएं उनको बताने के लिए। तो क्या मिला कि मोदी जी क्या बन चुके हैं, एक बहुत अच्छे यूजर बन चुके हैं उस इंडिपेंडेंस डे, स्वतंत्रता दिवस के मंच के क्या करने के लिए, प्राथमिकताओं को बताने के, मतलब उस मंच पे वो प्राथमिकताएं बताते हैं। एंड डिजर्व्स, डज डिजर्व, डिजर्व करते हैं, लायक है किसके, क्रेडिट फॉर इट, किसके लिए, डिजर्व्स क्रेडिट, क्रेडिट का डिजर्व करते हैं, श्रेय का डिजर्व करते हैं, इट का मतलब इस पूरी बात के लिए, जैसा वो कर रहे हैं उस बात के लिए उन्हें श्रेय देना जरूरी है, वो डिजर्व करते हैं, लायक है उससे श्रेय के। डज डिजर्व का सब्जेक्ट कौन डिजर्व करता है, मोदी जी, तो यहाँ से मोदी जी के बाद से ही, मोदी के बाद से चला जाएगा आपका, मिस्टर मोदी हैज़ बीन एक्सेप्शनल यूजर एंड मिस्टर मोदी डिजर्व्स क्रेडिट फॉर इट दैट पर्टिकुलर थिंग दैट इज कंसिडर्ड अबव,
जो कंसिडर की गई है अब जो आपका एग्जाम्पल है, मतलब जो सेंटेंस है उसके अंदर। समझ में आया आप लोगों को? समझ में आया? डैश डिजर्व का सब्जेक्ट क्या है? मिस्टर मोदी। तो रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगा? मिस्टर मोदी के बाद में। आगे पढ़ें। वाइल, जबकि सेलिब्रेटिंग द नेशंस माइलस्टोन्स, सेलिब्रेट करते हुए, देखो क्या होगा, ये एडजेक्टिव होगा नहीं क्योंकि सेलिब्रेटिंग के बाद में द लगा हुआ है, इसका मतलब नाउन के पास में डायरेक्ट वो उस पर डिपेंड नहीं हो सकता, ठीक है। सेलिब्रेटिंग मैन एक्शन होगा नहीं, क्यों नहीं होगा? 4 वर्किंग दिखती है, आईएनजी दिखती है, मैन एक्शन, एडजेक्टिव, जेरेंड, क्लोज। मैन एक्शन होगा नहीं क्योंकि उससे पहले कोई मॉडल वगैरह सेंटेंस नहीं है। सेलिब्रेटिंग नेशंस माइलस्टोन, नेशन का जो माइलस्टोन है, सबसे बड़ा इवेंट है, उसको सेलिब्रेट करना, तो सेलिब्रेट करना उस इवेंट को सेलिब्रेट करना मतलब कार को रिपेयर करना, मतलब कार पे तीर चल रहा है मतलब एक्शन, तो तीर चल रहा है इसका मतलब एक्शन। क्लोज जेरेंड 2 बजते हैं। क्लोज ऐसा करते हुए एक्स्ट्रा एक्टिविटी साथ में, और जेरेंड नाउन, नाउन मतलब सेटिस्फैक्शन, उसे पूरा सेटिस्फाई करना पड़ेगा। आगे पढ़ लेते हैं एक बार। द मैसिव चैलेंजेस, जो बड़े चैलेंजेस हैं ऑफ गवर्नेंस, किसके? शासन के, एंड डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट के, मस्ट नॉट बी ग्लोस्ड ओवर। ग्लोस का मतलब चमकाना, चमकदार परत वगैरह, किसी पे ग्लोसी पेपर वगैरह लगाते हैं ना अपने किसी को चमकाने के लिए। ग्लोस्ड ओवर का मतलब चमकाते उसको ऊपर से ढक लेना, पूरा कवर करना, मतलब छिपाना। ग्लोस ओवर का मतलब छिपाना। उनको क्या नहीं किया जाना चाहिए? उन चुनौतियों को छिपाया नहीं जाना चाहिए। तो मस्ट का सब्जेक्ट चैलेंजेस हो गए। तो यहाँ पे जो सेलिब्रेटिंग, अगर आप जेरेंड लेते हो तो इसको सेटिस्फाई करवाओ कहीं से, तो ये कहीं से सेटिस्फाई नहीं हो रहा, ना तो पीछे से तीर लग रहा है, ना इसको आगे कोई सेंटेंस मिल पा रहा है। सेंटेंस आगे एक ही है, क्या? मस्ट वाला, एक ही मॉडल है। उस मस्ट का सब्जेक्ट तो क्या हो गया? मैसिव चैलेंजेस हो गया ना, क्योंकि पास वाले को लेगा। क्योंकि आप ढूंढ लो एक बार, डेवलपमेंट और गवर्नेंस एंड दोनों को जोड़ गया, ऑफ खा गया, मैसिव चैलेंजेस फ्री है। तो जैसे उसको पास में फ्री मिल गया तो वो आगे क्यों जाएगा भाई? हाँ ठीक है, सेलिब्रेटिंग अगर जेरेंड लेते हो तो वो भी फ्री है, लेकिन वो तो आगे है ना। जब उसको, अब अगर आप जैसे मान लीजिए कोई भी चीज़ लेने जाए, बुक लेने जाते हो मान लीजिए स्टेशनरी से, एक स्टेशनरी यहाँ पे पास में, आप से थोड़ी दूर, एक ज़्यादा दूर है, मतलब जानकारी वाली नहीं होनी चाहिए। समझ गए चीज़ को? टेढ़ा दिमाग मत चमकाना अपना, सेंस आप टेढ़ा चमका लेते हो, सर वो जानकारी में है, वो सस्ता देता है, दोनों बराबर देते हैं रेट, और जानकारी में नहीं है, समझ में? नई जगह गए हुए आप, ठीक है। अब सोच लेना, तो एक पास में स्टेशनरी, एक दूर स्टेशनरी है, तो आप कौन सी से आप जा रहे हो? आपको बुक लेकर आनी है इमरजेंसी में, या आपका एग्ज़ाम है, हाँ अब लेकर आओ आप, आपका एग्ज़ाम है और आपका पेन नहीं, भूल गए आप घर पे, पेन नहीं है आपके पास, तो स्टेशनरी की शॉप है, एक तो क्या है यहीं पे है पास में, ठीक है, बिल्कुल आपके थोड़ी सी 4-5 कदम दूर, और एक आधा किलोमीटर दूर है, और एग्जाम सेंटर पे टाइम होने वाला है, तो आप भाग के पेन लेने जाओगे तो पास वाले से या दूर वाले से? पास वाले से लेने जाओगे ना। जब पास में आपको पेन मिल गया तो आगे जाकर क्या करोगे? क्यों, घूम के आना है क्या वहाँ पे, या माइंड रिलैक्स करने? सर थोड़ी दूर और चला जाऊँगा तो माइंड रिलैक्स हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब अगर ऐसा आप काम करते हो तो आप एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हो, बहुत हद से ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, इस दुनिया से आउटर स्पेस के हो आप, समझ आए चीज़? अगर इतना ज़्यादा सेंस है तो इस दुनिया में अगर आपको सर्वाइव करना है तो अपना थोड़ा सा बुझा लो, समझ आ रही है चीज़? तो वो वाला केस है। तो वो वाला केस है कि यहाँ पे मैसिव चैलेंज है, जब इसको सब्जेक्ट मिल चुका है तो दूर क्यों जाएगा? तो जब सेलिब्रेटिंग सेटिस्फाई नहीं हो रहा, इसका मतलब क्या निकला? सेलिब्रेटिंग आईएनजी क्लोज है। समझ में आया? जेरेंड क्या हो गया आपका? कैंसिल आउट हो गया। मैन एक्शन एडजेक्टिव कैंसिल आउट थे ही, तो एक ही बचता है क्लोज आईएनजी का। तो आईएनजी क्लोज है, क्या है आईएनजी क्लोज? कि जबकि क्या करते, सेलिब्रेट करते हुए बड़े बड़े चैलेंज को क्या नहीं करना चाहिए? मस्ट नॉट बी ग्लोस्ड ओवर। किसको बोला? लोगों को और सबको बोला, पूरी गवर्नमेंट को और पूरे इंडिया को बोला है। क्या ये एक्स्ट्रा एक्शन किसका हुआ? इंडिया का। कि इंडिया को बाय बाय अगर लिख देता ना, बाय इंडियन पीपल, तो आपका बिल्कुल सही हो जाता, लेकिन यहाँ नहीं दिया तो कोई दिक्कत नहीं, गवर्नमेंट वगैरह के लिए बोल रहा है, इंडिया के लिए बोल रहा है पूरा, कि इतना बड़ा अवसर आपको इवेंट सेलिब्रेट करते हुए बड़े बड़े चैलेंजेस को नहीं भूलना चाहिए, उनको छिपाना नहीं चाहिए, गवर्नमेंट के लिए यूज हुआ है। समझ में आया? क्लियर है? आगे चले। अनाउंसिंग न्यू स्कीम्स, नई स्कीम्स को अनाउंस करने का। मैन एक्शन होगा नहीं, कोई आगे मॉडल वगैरह नहीं, एडजेक्टिव होगा नहीं, बिल्कुल। क्यों? क्योंकि स्कीम्स के, और नई स्कीम्स अलग से न्यू लगाकर अलग डिफाइन कर दिया, तो अनाउंसिंग, न्यू अनाउंसिंग स्कीम, नई अनाउंस करने वाली स्कीम होती तो आपका होता, लेकिन ये तो दूर कर दिया, क्योंकि एक्शन की फॉर्म में जब एडजेक्टिव आता है तो बिल्कुल नाउन के पास में आना चाहिए। तो स्कीम्स को तो अनाउंस किया जा रहा है, मतलब तीर ही छोड़ा जा रहा है, अनाउंस किया जा रहा है, अनाउंस का तीर लगाया जा रहा है, मतलब एक्शन बनेगा, जेरेंड या क्लोज में से एक होगा। आगे बढ़ेंगे। अनाउंसिंग न्यू स्कीम्स, नई स्कीम्स को अनाउंस करते हुए या करना, करते हुए क्लोज करना, जेरेंड। दैट डू नॉट रिजोल्व, जो क्या नहीं होती? रिजोल्व नहीं होती। रिजोल्व का मतलब जो, जिनका समाधान नहीं होता। तो दैट यहाँ पे डू का सब्जेक्ट, तो जो कितने, तो अनाउंसिंग को फिर से कोई सब्जेक्ट नहीं मिला, सॉरी मॉडल नहीं मिला, डू को कौन ले गया? दैट ले गया। वैसे भी डज होना चाहिए था, अनाउंसिंग सिंगुलर है।
बट कैमोफ्लाज, कैमोफ्लाज का मतलब होता है छल, दिखावा, छल वगैरह, ठीक है। तो अनाउंसिंग न्यू स्कीम, अब बट का रिफ्लेक्शन कहां से जाएगा, डू के बाद से जाएगा, ठीक है। मतलब क्या निकला कि अनाउंसिंग न्यू स्कीम जो है, अनाउंस करना नई स्कीम्स को, जो कि क्या है, समाधान नहीं होता, जिनका समाधान नहीं होता, नई स्कीम्स का कोई सॉल्यूशन नहीं है, बल्कि क्या एक छल है। दीज चैलेंजेस आर ऑफ लिटिल हेल्प, ये जो चैलेंजेस है वो बहुत कम हेल्प के, लिटिल का मतलब नेगेटिव, नगण्य, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा कम हेल्प के हैं, बहुत ज़्यादा कम हेल्प के हैं, मतलब बहुत कम सहयोग करने वाला, मतलब इन चैलेंजेस से कोई सहयोग नहीं मिलने वाला अगर नई स्कीम्स को आप लाते हो, जो कि कोई सॉल्यूशन नहीं है। मतलब पहले वाली स्कीम आपकी पूरी नहीं हुई, उसको आपने क्लियर नहीं किया, उसको पूरा इंप्लीमेंट ही नहीं हुई, उसका कोई फायदा ही नहीं हुआ, प्लस पॉइंट ही नहीं मिला, नई स्कीम लॉन्च कर दो लोगों को बेवकूफ़ बनाने के लिए, वो वाली बात यहाँ पे बोली है। अब अनाउंसिंग को मैं अगर जेरेंड लूँ तो इसको कोई सेटिस्फाई कर रहा है, क्योंकि आर का सब्जेक्ट तो क्या हो गया, दीज चैलेंजेस है, तो अनाउंसिंग को कोई सेटिस्फाई नहीं कर रहा। इसका मतलब क्या निकला कि नई स्कीम को अनाउंस करते हुए, घोषणा करते हुए, कौन सी जो रिजोल्व नहीं होती, कोई डू नॉट रिजोल्व, जो कोई सॉल्यूशन नहीं देती, बस छल करती है, ठीक है, वो वाली जो नई स्कीम्स है उनको अनाउंस करते हुए ये जो चैलेंज है वो हेल्प नहीं करेंगे। कौन कर रहा है, कौन अनाउंस कर रहा है, जो अनाउंस कर रहा है वो अनाउंस कर रहा है। जैसे मोदी जी अनाउंस कर रहे हैं नई स्कीम्स को, तो अनाउंस करते हुए ये चैलेंज है, मतलब उसको अनाउंस करने से ये चैलेंजेस आपके हेल्प नहीं करेंगे, बहुत कम चैलेंज हेल्प करेंगे, मतलब हेल्प नहीं होगी इनसे, ठीक है। तो ये बात यहाँ पे आपका क्लोज हो जाएगा। मतलब किसके लिए, थर्ड पर्सन के लिए यूज हुआ है एक्स्ट्रा एक्शन, जैसे अपने पिछले वाला लिया था, मतलब वो बंदा दिखाई नहीं दे रहा लेकिन रियल में वो उसका सब्जेक्ट है, मतलब अनाउंस करते हुए उस भाषण की बात हो रही है, तो मोदी जी की बात हो रही है यहाँ पे। द पीएम, पीएम का मतलब मोदी जी, प्राइम मिनिस्टर, पीएम वो शाम वाला पीएम नहीं है, ठीक है। द पीएम प्रोमिस्ड, क्योंकि शाम वाला पीएम प्रोमिस थोड़ी करेगा, पीएम प्रोमिस्ड, उन्होंने वादा किया था, क्या वादा किया था, टू ब्रिंग ए रिवोल्यूशन, एक क्रांति लाने का। प्रोमिस ही क्या करने का था, मतलब प्रोमिस था क्या करने का, ये एक्शन करने का, प्रोमिस था ये एक्शन करने का, तो एक्शन को कनेक्ट कर रहा है ना, एक्शन को कनेक्ट कर रहा है, तो टू एज ए मॉडल वर्क करेगा, समझ में आया। द पीएम प्रोमिस टू ब्रिंग ए रिवोल्यूशन, उन्होंने वादा किया क्या करने का, एक क्रांति लाने का, एज की तरह, किसकी तरह, एज द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन, एक किसकी तरह, नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की तरह, की फॉर्म में, उसकी फॉर्म में बात कर रहे हैं, रिवोल्यूशन एज द नेशनल डिजिटल हेल्थ मिशन की फॉर्म में, विच विल गिव एवरी इंडियन, जो हर इंडियन को देगा, क्या देगा, विच यूज इस मिशन के लिए, एक डिजिटल हेल्थ आईडी, एक डिजिटल हेल्थ आईडी देगा आइडेंटिफिकेशन की, दैट लिंक्स अप, जो लिंकअप करता है, डज लिंक, डज लिंक का सब्जेक्ट कौन होगा, आईडी होगा ना, पास वाले को एक बार लेते जाओ, बाद में अपने कंप्लीट पढ़ेंगे तो पता लग जाएगा। लिंक्स अप जोड़ता है ऑल हर मेडिकल रिकॉर्ड्स, उसके सारे के सारे मेडिकल रिकॉर्ड्स को, जो दस्तावेज वगैरह उनको। सर ये तो क्या हुआ है, विल गिव एवरी इंडियन, हर इंडियन को देगा, तो आपने सिर्फ हर क्यों यूज किया सर, हर यूज क्यों किया यहाँ पे, ये तो हर इंडियन की बात हो रही, डिजिटल आईडी ओनली लेडीज़ को थोड़ी मिलेगी, जेंट्स को क्या मिलेगी नहीं, तो हर कैसे यूज़ हुआ यहाँ पे, क्यों यूज़ हुआ भाई हर यहाँ पे, बताओ मुझे। जब हिज यूज़ हो सकता है तो हर क्यों नहीं यूज़ होगा, हिज और हर दोनों सेम ही है ना, इसने यहाँ पे प्रायोरिटी किसको दे दी, फीमेल को प्रायोरिटी दे दी। तो ही भी आपका एवरी इंडियन को डिनोट करता है, जब अपने बोलते हैं एवरी इंडियन, तो उसके लिए अपने क्या हिज यूज़ करते हैं ना, तो जब आप मेल फिगर यूज़ कर सकते हो तो फीमेल फिगर क्यों नहीं यूज़ कर सकते भाई, दोनों की प्रायोरिटी तो बराबर है ना, दोनों बराबर होते हैं, मेल फीमेल दोनों क्या होते हैं, बराबर होते हैं। तो इसने द हिंदू ने यहाँ पे हर यूज़ कर लिया, तो इसमें आप लोगों को क्या दिक्कत है, समझ आ रही है ना बात, कि सर यहाँ तो कोई क्या करेगा, कोई स्टूडेंट यहाँ पे आ जाएगा तो वो क्या कर देगा, एरर कर देगा, कैसे, रट्टाफिकेशन, ये होता है, देखो इसको बोलते हैं रटा हुआ होना, मतलब रट्टाफिकेशन इतना तगड़े वाला होता है स्टूडेंट्स का कि वो बिल्कुल सेंस भूल ही जाते हैं, वो खुद की आइडेंटिटी भूल जाते हैं कि हम क्या हैं। तो ऐसे लोगों से मुझे बताओ, जो ऐसे स्टूडेंट हैं जो ऐसे रट्टा लगाते हैं, रट्टाफिकेशन करते हैं, ऐसे स्टूडेंट या फैकल्टीज, उन लोगों से देश का फ्यूचर है क्या, तभी तो इंडिया का फ्यूचर क्या है, बिल्कुल खराब हो रखा है, बिल्कुल डार्क में जा रखा है, क्योंकि जो पढ़ाने वाले हैं वो भी रट्टू हैं और पढ़ने वाले तो रट्टू फिर है ही है। यहाँ पे देखो गड़बड़ हो गई क्या, कि आज तक हमेशा आपको ऑकवर्ड लगेगा, सबको ऑकवर्ड लगा होगा यहाँ पे, अगर वहाँ पे अपने आ जाए, कहाँ पे, सेंटेंस में आ जाए, एग्जाम में आ जाए, एवरी इंडियन यूज करके उसके लिए हर यूज कर दे, तो क्या बोलेंगे, यहाँ एरर आई, क्योंकि हमने तो हर इंडियन के लिए बात करते हैं, तो हमने हिज देखा है, आज तक हिज ही देखा, क्योंकि हमेशा हिज पढ़ा है, समझे, पुरुष प्रधान मानते थे पहले कि पूरी दुनिया क्या है, पुरुष प्रधान है, ठीक है, तो महिला प्रधान भी तो है,
पुरुष प्रधान महिला प्रधान दोनों प्रधान है, प्लस प्लस दोनों बराबर है, दोनों प्रधान बराबर है, समझ, दोनों की इक्वलिटी है, आजकल दोनों बराबर है। वो पहले की बातें होती थी जो गलत चीज़ें, गलत रीतियाँ चलती थी, गलत कुरीतियाँ थी ये, ठीक है, महिला को कम समझा जाता है। आजकल महिला कोई कम नहीं है, पुरुष महिला दोनों एक बराबर है, इक्वल है, ठीक है। ये बात सारे बोलते हैं, हर कोई बोलता है कि पुरुष महिला क्या होता है बराबर, आजकल जितने भी एजुकेटेड लोग हैं वो सब बोलते हैं, लेकिन अपनाते कितना है वो अपने को पता है, समझना चाहिए, लेकिन अपनाना भी पड़ेगा। बोलते तो सारे ही हैं पुरुष महिला, आप भी बोलते हो पुरुष महिला बराबर है, लेकिन जब ईगो की बात आती है तो मेल ईगो ऊपर चढ़कर बोलने लग जाता है, फीमेल को दबाने की कोशिश की जाती है, मेल ईगो ज़्यादा हाई लेवल पे आने लग जाता है। तो जो बंदा बोलता है ना कि मेल और फीमेल बराबर है, वो बंदा खुद ही मेल ईगो दिखाकर क्या करता है, फीमेल को दबाने की कोशिश करता है, जो कि गलत है। तो बोलने से कुछ नहीं होता, इसको प्रैक्टिकल वे में लाइफ में लाना भी पड़ेगा, तभी जाकर इक्वलिटी आएगी, तभी जाकर दुनिया में सुधार होगा, तभी जाकर अपना समाज सुधरेगा, समझ में आ रही। और ये काम कौन करेगा, अपने कर सकते हैं, क्योंकि अपनी न्यू जनरेशन है, ठीक है, युवा है, न्यू जनरेशन है, और क्या है, अपने चेंजेस ला सकते हैं, क्योंकि टाइम अब अपना आएगा, समझ में आ रही चीज़। तो वो वाला केस है, तो हर यहाँ पे कोई गलत नहीं होगा। अब देखना यहाँ पे रट्टे वाले का केस है, वो हिज करके आ जाए, हिज के अकॉर्डिंग वो यहाँ एरर कर देगा, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है। और बहस भी करेगा टीचर, कोई भी सेंस वाला टीचर है, वो अगर बताए कि सर हिज ही तो देखा है हमेशा, तो एक बार ये ऐसे जो रट्टाफिकेशन होता है ना, जब आप पढ़ाई में भी रटते हो चीज़ों को, एजुकेशन में भी आप रट्टाफिकेशन लेकर आते हो ना, तब आपका क्या होता है, इंक्रीमेंट नहीं होता, डिक्रीमेंट होता है, समझना चीज़। अब कोई भी सब्जेक्ट रट कर बाई चांस अगर आप सिलेक्शन ले भी लेते हो ना, तो सिर्फ सिलेक्शन ले पाते हो, आप अवेयरनेस और जो आपकी इंटेलिजेंस नहीं आती कभी भी। बाई चांस चीज़ों को, कोई भी सब्जेक्ट को रट कर आप सिर्फ सिलेक्शन ले सकते हो, लेकिन ग्रोथ नहीं कर सकते। आपने सिलेक्शन ले लिया, आपको जॉब मिल जाएगी, कोई दिक्कत नहीं है, जॉब मिल गई, लेकिन आप आगे ग्रोथ नहीं कर सकते अगर आपके सेंस नहीं है। तो अगर आप रट कर चीज़ें करते हो सारे के सारे, तो आपको क्या है, आपका सेंस डेवलप्ड नहीं है, आप रटते हो सारी चीज़ें, तो आप एक बार बाई चांस सिलेक्शन ले सकते हो, जॉब में जा सकते हो, लेकिन ग्रोथ नहीं कर सकते कभी भी लाइफ में। ये चीज़ ध्यान रखना, ग्रोथ वही करेगा जिसका सेंस चमका हुआ है, जिसको सोचना आता हो। तो यहाँ पे हर की बात करें तो उसने फीमेल की फॉर्म में, क्योंकि ही हर कर दो या हिज कर दो, हिज या हर में से एक ही करना पड़ेगा, थर्ड पर्सन के लिए, दोनों तो साथ में यूज़ करने से रहे। तो हिज या हर में से एक करोगे, तो वो क्या होता है, मेल के लिए यूज़ होता है, तो फीमेल के लिए कुछ किसी के लिए यूज़ होता है, वो हर सिटीजन को ही बताएगा, क्योंकि यूज़ तो एक होना, इट यूज़ कर नहीं सकते, क्योंकि वो नॉन लिविंग के लिए यूज़ होता है। क्लियर समझ में आया। इसलिए क्या करो, रट्टाफिकेशन खत्म करो और अपना सेंस बनाओ, अगर आपको सक्सेसफुल पर्सन बनना है। नहीं तो जॉब करना, ये नॉर्मल ज़िंदगी जीना, ये तो काम कुत्ते भी करते हैं। कुत्ते जॉब तो नहीं करते, ठीक है, ये ज़्यादा हो गया, लेकिन मतलब एक टाइप से जॉब ही होती है उनकी। तो ये ज़िंदगी तो कुत्ते भी जीते हैं, जानवर भी जीते हैं। क्या करना, नॉर्मल लाइफ जीना। तो जॉब में गए, टिफ़िन लेकर चले गए, वापस घर आ गए, बच्चे हो गए बाद में, शादी के बाद में, तो घर आ गए, बच्चों को खिला लिया, वापस ऑफिस चले गए, सुबह टिफ़िन लेकर वापस आ गए, फिर बच्चों को खिला लिया, वापस। इसी में ज़िंदगी लटकी रहती है, और ऐसे करते करते एक दिन दुनिया से चले जाओ, ना तो कोई आपको जानेगा आपके रिलेटिव के अलावा, ठीक है, क्योंकि रिलेटिव बोलते गवर्नमेंट जॉब जरूरी है, ये है वो है, ठीक है। जब नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब जरूरी, तो बेसिक फॉर्म में, फंडामेंटल की फॉर्म में अपने बात करें, बेसिक इनकम के लिए ज़रूरी है, लेकिन नॉर्मल गवर्नमेंट जॉब कुछ नहीं होती। आप किसी भी जॉब में जाओ, उसमें हाईएस्ट पोस्ट पे जाओ, तब तो बात है, तब दुनिया आपको जानेगी। नॉर्मल जॉब में आपको कोई नहीं जानेगा, बस धीरे धीरे आपके जानकार हैं वो आपको जानेंगे, और मरने के बाद वो भी भूल जाएंगे। तो काम ऐसा करो ना कि दुनिया आपको याद रखे, दुनिया आपके पीछे रोए, ऐसा काम करो, दुनिया आपको याद रखे, जैसे अब्दुल कलाम जी थे, ठीक है। तो उस तरीके से अपने अटल बिहारी वाजपेयी जी थे, उनकी तरह कुछ ऐसा करके जाओ, ताकि दुनिया आपको क्या करे, स्टीफन हॉकिंग थे, उनको आपको दुनिया याद करे, ऐसा काम कुछ करके जाओ, समझ में आए। तो नॉर्मल जॉब तो सारे करते हैं, कुछ एक अलग होते हैं जो कुछ अलग कर जाते हैं। तो अपना सेंस डेवलप करो, अगर आपको ग्रोथ करनी है, अपनी हर वे में ग्रोथ, अपनी मेंटल फॉर्म में, फिजिकल हर वे में, हर इनकम की फॉर्म में, हर चीज़ में आपको ग्रोथ करनी है, तो सेंस डेवलप करना पड़ेगा, रट्टाफिकेशन छोड़ना पड़ेगा। समझ में आया। तो ये क्लियर है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब यहाँ से देखें, डज लिंक कौन लिंकअप करता है, आईडी के लिए यूज हो सकता है, पास वाले को देखेंगे पहले। तो आईडी लिंकअप कर सकती है ना, बिल्कुल सही है। और विच जो अपने यूज करें वो किसके लिए यूज हुआ है, विच आपका किसके लिए यूज है, हेल्थ मिशन के लिए यूज हुआ है, विल, ठीक है, विच विल, तो ये बिल्कुल सही है। अब आप बोलो सर यहाँ दैट है, वहाँ विच है, कोई दिक्कत नहीं है, कुछ भी यूज करो। देखो विच तो क्या होता है, जो ऑलरेडी स्पेसिफाइड है उसके लिए, दैट आपका एक को क्या करने के लिए यूज होता है, कुछ एक अलग को सेपरेट निकालने के लिए, मतलब आप डिस्टिंग्विश ना कर पाओ, कोई चीज़ों में आप फ़र्क ना देख पाओ, तब आपका दैट यूज़ होता है। जैसे अपनी बात करें, जैसे आई हैव 5 कार्स, मेरे पास 5 कार्स है। माई कार विच इज़ ऑफ ब्लू कलर, मेरी कार जो ब्लू कलर की, तो गलत हो जाएगा, वो चोरी होगी। तो मेरे पास अलग अलग कलर की 5 कारें हैं, मैं माई कार विच इज़ ऑफ ब्लू कलर, अब मैं ऐसे बोल रहा हूँ, तो इसका मतलब क्या हुआ, माई कार हैज़ बिन स्टोलन, मेरी कार चोरी हो चुकी है। तो मेरी कार चोरी हो चुकी है, कौन सी कार चोरी हो चुकी है, 500 कारें दिखेंगी आपको,
ठीक है। लेकिन मैं बोलूँगा ब्लू कलर वाली, तो विच यूज़ नहीं करोगे, वहाँ स्पेसिफाई करने के लिए अपने क्या यूज़ करते हैं, दैट यूज़ करते हैं। और मैं बोल दूँ मेरे पास एक ही कार है विच वॉज ऑफ ब्लू कलर या विच इज़ ऑफ ब्लू कलर, तो वो मैं बोल रहा हूँ इसका मतलब क्या है, एक ही कार एक ही दिखेगी, कोई अलग नहीं है। तो जब आप बहुत सारों में से एक को स्पेसिफाई करते हुए सिलेक्ट करते हो तब दैट यूज होता है, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन साथ में यूज करके। मतलब उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के बाद अगर हटा दें तो आपको कुछ भी समझ में, मैंने 5 कार बोलकर उस एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन को हटा दिया कि मेरी कार एक कार चोरी हो चुकी है, तो आप बोलो कौन से वाली, आपको समझ में नहीं आएगा कौन से वाली। और जब मैं बोलूँ ब्लू कलर वाली तो आपको क्या हो जाएगा, एक स्पेसिफाई, तो वहाँ दैट यूज होता है। और आपको पता है मेरी एक ही कार है वही चोरी होगी, जिसकी मैं ब्लू कलर की बात कर रहा हूँ, तो आपको पता है कि एक ही कार है वही चोरी हुई है वही दिखेगी, तो विच जो कलर वाली बात की है वो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चली जाती है, और दैट वाली होती है वो कंपल्सन इन्फॉर्मेशन आ जाती है। तो यहाँ पे अपने बात करें कौन सी आईडी की बात करें, आईडी तो बहुत सारी होगी, डिजिटल हेल्थ आईडी, ठीक है, लेकिन ये वो आईडी की बात करें जो रिकॉर्ड्स को क्या करती है, अटैच करती है। समझ में आया, ये चीज़ एक बार नोट्स को गो थ्रू कर लेना, समझ में आ जाएगा आपके, मैंने करवा रखा है आपको। आगे बात करें, बट द रियल इशू, जो रियल इशू है, जो वास्तविक मुद्दा है, इज द एब्जेक्ट लैक। एब्जेक्ट का मतलब बहुत भयानक तरीके से, दयनीय स्थिति से, एब्जेक्ट लेक है, कमी है, ऑफ प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज, किसकी, प्राइमरी हेल्थ फैसिलिटीज इन मच ऑफ इंडिया, इंडिया के ज़्यादातर पार्ट की बात करें क्वांटिटी की फॉर्म में, ठीक है, तो ज़्यादातर पार्ट में जो फैसिलिटीज सुविधाएं हैं, कौन सी, प्राइमरी हेल्थ, प्राथमिक जो हेल्थ की, प्राथमिक उपचार की जो सुविधाएं हैं, उनकी रियल इशू ये है। तो उन्होंने बोला डिजिटल आईडी बना देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, सारे रिकॉर्ड अटैच हो जाएंगे, लेकिन यहाँ इंडिया में तो ज़्यादातर लोगों को प्राथमिक उपचार ही नहीं मिलता, तो इन आईडी का करेगा क्या वो, समझ में, इस तरीके से बात की, समझ में आया, क्लियर है। आगे चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। तो नेक्स्ट पैराग्राफ में ये क्या बोलेगा, डिजिटलाइजेशन, डिजिटलाइजेशन का मतलब डिजिटलाइजेशन। अब इसका हिंदी मीनिंग तो क्या देखोगे आप, देखो डिजिटल को बोलते हैं कुंजी पटल, देख लेना, कुंजी पटल, डिजिटल में समझ में आएगा, तो हर चीज़ का हिंदी मीनिंग मत देखा करो, जो समझ में आ रहा है वहाँ से समझ लिया करो। डिजिटलाइजेशन का मतलब होता है कुंजी पटल करना, ठीक है, कुंजी पटल फॉर्म। इज वेलकम, वो क्या, एक वेलकम, एक होता है वेलकम्ड, एक है वेलकम, वो खुद ही एक स्वागत है, और वेलकम का मतलब उसका स्वागत किया गया। डिजिटलाइजेशन का स्वागत किया गया है तो इज वेलकम्ड होता, डिजिटलाइजेशन खुद ही एक अभिनंदन, एक स्वागत है, तो आपका क्या हो गया, वेलकम, बिल्कुल सही है। बट इज नो सब्सटीट्यूट, लेकिन कोई सब्सटीट्यूट नहीं है, कोई स्थानांपन्न नहीं है, मतलब कोई रिप्लेसमेंट नहीं है, फॉर किसके लिए, इन एडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्सेज, जो अपर्याप्त ह्यूमन रिसोर्सेज हैं, मानव संसाधन है, एंड इंफ्रास्ट्रक्चर, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर है इन द हेल्थ सेक्टर, किसमें, हेल्थ सेक्टर में। तो बट का रिफ्लेक्शन कहाँ से जाएगा, डिजिटलाइजेशन के पास जाएगा। तो दो सेंटेंस कैसे बनेंगे, डिजिटलाइजेशन इज वेलकम बट डिजिटलाइजेशन इज नो सब्सटीट्यूट फॉर एन एडिक्वेट ह्यूमन रिसोर्सेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर इन द हेल्थ सेक्टर। ये 2 सेंटेंसेज आपके यहाँ पे बनेंगे, समझ में आया, कंस्ट्रक्ट होंगे, समझ में आया। तो ये बात इसने बोली है कि वो एक वेलकम है, लेकिन कोई ह्यूमन, जो इंसान की कमी है, मतलब इंसान भी तो जरूरी ना हेल्थ सिस्टम के अंदर, हेल्थ सेक्टर के अंदर, और जो इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हॉस्पिटल वगैरह की, जो अपने बात करें, संरचना सही नहीं है, बिल्कुल एडिक्वेट नहीं है, मतलब कचरा वगैरह ज़्यादा है वहाँ पे, मतलब प्रॉपर मैनेजमेंट नहीं है वहाँ पे, प्रॉपर फैसिलिटीज़ नहीं है, तो उसका कोई ये डिजिटलाइजेशन समाधान नहीं है, उसका समाधान तो आपको फैसिलिटीज़ देकर ही करना पड़ेगा। ये बात इसने बोली। आगे बोलें, थोड़ा स्पीड में देखते हैं क्योंकि टाइम कंज्यूमिंग ज़्यादा हो रही है यहाँ पे। मिस्टर मोदी ऑल्सो रीइटरेटेड हिज विजन, मिस्टर मोदी ने भी क्या, डिड रीइटरेट, सब्जेक्ट मिस्टर मोदी, उन्होंने क्या किया, दोबारा से दोहराया हिज विजन, जो उसकी दृष्टिकोण था, फॉर इंडिया, किसके लिए, इंडिया के लिए, इन रिलेशन टू द वर्ल्ड, किसके साथ, वर्ल्ड के साथ रिलेशन, संबंधित फॉर्म में, ए जो कि क्या है, ए टाइट रोप वॉक, टाइट रोप का मतलब रस्सा, टाइट का मतलब टाइट, तना हुआ रस्सा मतलब तनी हुई कंडीशन है, वॉक जो चाल है, ऑफ किसकी, प्रोमोटिंग इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, किसको प्रोमोट करने का, प्रोमोटिंग यहाँ पे क्या होगा आपका, जेरेंड होगा, ऑफ लग गया ना का, तो मतलब आपका नाउन नहीं होगा। प्रोमोट मतलब उस चीज़ को प्रोमोट करने का मतलब क्या होता है, विज्ञापन वगैरह करते हैं ना अपने किसी की, प्रचार प्रसार, ठीक है। प्रोमोटिंग इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन, इंपोर्ट का मतलब आयात का सब्सटीट्यूशन, इंपोर्ट का जो सब्सटीट्यूशन है उसका टाइट रोप, मतलब आयात का सब्सटीट्यूशन कैसे होगा कि बाहर से चीज़ें ना मंगवानी पड़े, घर के अंदर ही बना ले, मतलब इंडिया में ही बना ले सारी चीज़ें, ठीक है। ऑन द वन हैंड, एक हाथ में, मतलब एक तरफ, एंड सीकिंग ग्लोबल पार्टनरशिप्स ऑन द अदर हैंड, और कोशिश, मांग, चाह किस चीज़ की, चाह नहीं, आपके दिमाग में चाह आ गई होगी बहुत सारों के, तो चाह नहीं, क्योंकि जो चाह शुरू है चाह के उनको चाय दिखेगी, तो चाह बोल रहा हूँ मैं, चाह अभिलाषा, ठीक है। तो एंड सीकिंग ग्लोबल पार्टनरशिप्स ऑन द अदर, और दूसरी हैंड पे अपने दूसरी तरफ बात करें तो वो क्या कर रहा है, सीकिंग। तो यहाँ पे ऑफ के बाद में रिफ्लेक्शन है, तो एक क्या है, इंडिया, मोदी जी ने जो रीट्रेट किया अपना विजन इंडिया के लिए,
ठीक है, वो वर्ल्ड के साथ रिलेशन के लिए उसने रीट्रेट किया, जो कि क्या है, जो कि एक टाइट रोप वॉक का मतलब तना हुआ रस्सी वाला, मतलब खींचातानी वाली बात है। किसकी, एक तो क्या करना, एक साइड तो आप इंपोर्ट सब्सटीट्यूशन की बात करेंगे, इंपोर्ट सब्सटीट्यूट करेंगे मतलब इंडिया में बनाएंगे, बाहर से कोई चीज़ नहीं मंगवाएंगे। दूसरा आप ग्लोबल पार्टनरशिप चाहते हो कि दुनिया के साथ हमारी हिस्सेदारी साझेदारी बने, उनके साथ पार्टनरशिप हो। तो पार्टनरशिप तो तब होगी ना जब आप आदान प्रदान करेंगे। जब आप लेने इंपोर्ट को आप रोक ही रहे हो और फिर बोलो पार्टनरशिप, फिर पार्टनरशिप हो कैसे जाएगी, ये बात इसने यहाँ पे बोली। क्लियर है, समझ में आया। आगे बात करें, द चैलेंजेस इन मैनेजिंग सच एन अप्रोच, ऐसी जो अप्रोच है, पद्धति है, नीति है, चैलेंजेस इन मैनेजिंग, मैनेज करने में। तो यहाँ पे मैनेजिंग आपका क्या हो जाएगा, फिर से आपका जेरेंट हो जाएगा, इन लगा हुआ है। मैनेज करने में जो चैलेंज चुनौतियां हैं वर अपेरेंट, वो क्या थी, बिल्कुल स्पष्ट थी। व्हेन, जब ही मेंशन्ड इंडिया सक्सेसेस इन अट्रैक्टिंग एफडीआई, जब उन्होंने मेंशन किया, बताया, दर्शाया इंडिया की सक्सेसेस, उपलब्धियां इन किस में, अट्रैक्ट आकर्षित कर एफडीआई, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्ट मतलब फॉरेन के इन्वेस्टमेंट को अट्रैक्ट करने में। एंड टॉक्ड अबाउट सेल्फ रिलायंस, और टॉक की किसके बारे में, बातचीत की किसके बारे में, सेल्फ आत्मनिर्भरता के किसमें, इन मैन्युफैक्चरिंग पीपीईज इन द सेम ब्रेथ, सेम ब्रेथ करना सेम सांस में, मतलब उसी टाइम पे साथ के साथ ही मैनेज करना, मैन्युफैक्चर करना। पीपीज, पीपी का मतलब पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होते हैं, आई थिंक, है ना, चेक कर लेना इसकी कंप्लीट फॉर्म। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट जो अभी बनाए गए थे किसके अंदर, अपने कोरोना के केस में जो बनाए गए थे। तो एंड का रिफ्लेक्शन किसने मेंशन किया है, को किसने टॉक किया, मोदी जी ने, ही के बाद में जाएगा। तो क्या हुआ, जब उन्होंने मेंशन किया इंडिया की सक्सेस की, एफडीआई को हमने अट्रैक्ट कर लिया, और दूसरा उन्होंने टॉक की किसके, सेल्फ आत्मनिर्भरता की बात की, उसमें ये जो अप्रोच थी उनकी मैनेज करने की, वो चैलेंज, वो बिल्कुल क्लियर है, वो चुनौतियां क्या है, बिल्कुल क्लियर है, मतलब थोड़ा उन्होंने मैनेज किया है, जो बात उन्होंने बोली है उसके अकॉर्डिंग बात करें। क्लियर है यहाँ तक। चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पे। नेक्स्ट पैराग्राफ में बात करें, ही डिड मेंशन, ही मेंशनड लिख सकते थे यार, डिड मेंशन आपने मॉडल बाहर निकाल लिया, कोई दिक्कत नहीं है, स्ट्रेस देने के लिए आपने बाहर निकाला है, कोई दिक्कत नहीं है। डिड मेंशन लिखो चाहे मेंशनड लिखो, आई डिड प्ले लिखो चाहे आई प्लेड लिखो, एक ही बात है। ही डिड मेंशन, उन्होंने मेंशन किया, बताया, दर्शाया, बताया क्या, वसुदेवा कुटुंबकम। वसुदेवा कुटुंबकम का मतलब, वसुदैव कुटुंबकम जो संस्कृत का वर्ड है, मतलब पूरी दुनिया क्या है, हमारा परिवार है। द वर्ल्ड इज वन फैमिली, पूरी दुनिया एक परिवार है। एज की तरह, किसकी तरह, इंडियाज गाइडिंग प्रिंसिपल, इंडिया का जो मार्गदर्शन वाला प्रिंसिपल, सिद्धांत, मतलब हमेशा से चला आ रहा सिद्धांत की फॉर्म में। ही डिड, उन्होंने मेंशन किया, क्या मेंशन किया, वसुदैव कुटुंबकम को मेंशन किया कि पूरी दुनिया एक परिवार है, किसकी फॉर्म में, इंडिया के गाइडिंग प्रिंसिपल की फॉर्म में। बट, लेकिन, कॉन्ट्रेरी, his characterization of its centuries old interactions with other populations, लेकिन उनका किसका, मोदी जी का जो चरित्र चित्रण है, ऑफ किस चीज का चरित्र चित्रण, इट्स, इसके सेंचुरी ओल्ड इंट्रैक्शंस, इसके सदियों पुराने, शताब्दियों पुराने जो आपके इंट्रैक्शंस है, मतलब बातचीत या मेल जोल किसके साथ, अदर पॉपुलेशन, दूसरे लोगों के साथ, दूसरी पॉपुलेशन मतलब दूसरी कंट्रीज के साथ। अब किसकी सेंचुरी ओल्ड इंट्रैक्शन है, मोदी जी के होंगे क्या, क्या मोदी जी हजारों साल पुराने हैं। और वैसे मोदी जी के लिए होता तो इट्स नहीं होता, क्या होता, हिज होता। मुझे जल्दी बता दो इट्स किसके लिए यूज हुआ है, तब मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ पूरा सेंटेंस, क्योंकि जब तक मुझे इट्स नहीं पता लगे किसके लिए यूज हुआ है तो मैं सेंटेंस कैसे एक्सप्लेन करूंगा, क्योंकि मैं खुद अटक गया यहाँ पे, मैं यहाँ पे खुद अटक चुका हूँ। अब प्लीज़ मुझे जल्दी जल्दी क्या करो, बता दो कि इट्स किसके लिए यूज़ हुआ है। तो इट्स किसके लिए यूज़ हुआ है, इंडिया के लिए यूज़ हुआ है, इट्स यूज़ हुआ इंडिया के लिए। तो आप रख कर देखो, हिज किसके, मोदी, देखो जब आपको डाउट हो कि ये ही किसके लिए है, इट किसके लिए है, तो एक बार उस एलिमेंट को रख कर देख लिया, जिसको आपको लग रहा है कि ये इसके लिए आया है। अगर वो सेटिस्फाई हो ठीक है, अगर नहीं हो रहा तो दूसरा एलिमेंट चेक करो, दूसरा भी नहीं हो रहा फिर तीसरा चेक करो, कोई ना कोई जिसके लिए होगा वो अपने आप सेटिस्फाई कर जाएगा। समझ में आ रही, जो बातें हुई है पुरानी बातें, उनमें से भी कोई एलिमेंट आ सकता है। तो मतलब क्या निकला, हिज करेक्टराइजेशन, मतलब मोदी जी का जो करेक्टराइजेशन है, चरित्र चित्रण है, ऑफ किस बात का, इंडिया की जो इंट्रैक्शन है उस बात का जो चरित्र चित्रण है, मतलब उसके अनुसार जो मोदी जी का चरित्र चित्रण है, मतलब पुरानी बातों के अकॉर्डिंग वो अपना चरित्र बनाए हुए हैं, विद अदर पॉपुलेशंस एंड कल्चर, संस्कृतियों के साथ। अपीयर्ड, वो दिखाई दिया, मोर इन लाइन, ज़्यादा दिखाई दिया कंपैरिजन में, इन लाइन, लाइन का मतलब किसी के साथ, विद किसके साथ, हिज हिंदुत्व पॉलिटिक्स, हिंदुत्व पॉलिटिक्स के साथ ज़्यादा दिखाई दिया, मतलब हिंदुत्व पॉलिटिक्स से, हिंदू वाली जो पॉलिटिक्स है, राजनीति है, उसके साथ ज़्यादा दिखा, दैन कंपेरिजन, किसके कंपेरिजन में, विद द स्पिरिट ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल, किसके साथ है, विद का रिफ्लेक्शन इन लाइन, विद लाइन के बाद जाएगा कि एक तो हो गया इन लाइन विद हिंदुत्व पॉलिटिक्स,
इन लाइन विद द स्पिरिट ऑफ फ्रीडम स्ट्रगल, स्वतंत्रता आंदोलन की जो जोश है उसके साथ, उसके कंपैरिजन में ज़्यादा दिखाई दिया। मतलब क्या निकला कि स्वतंत्रता आंदोलन 15 अगस्त पे स्वतंत्रता आंदोलन का जोश होना चाहिए, उस जोश के कंपैरिजन में हिंदुत्व पॉलिटिक्स ज़्यादा दिखाई दी। हिंदुत्व पॉलिटिक्स को उन्होंने क्या किया, ज़्यादा सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए। ये बात उसने बोली है, मतलब मेंशन किया कि पूरी दुनिया हमारी क्या है, एक वसुधैव कुटुंबकम है, पूरी दुनिया एक परिवार है। लेकिन उनका जो चित्रण है, जो पुराने जो इंट्रैक्शंस के अकॉर्डिंग, अपने अदर पॉपुलेशन कल्चर के अकॉर्डिंग, वो कैसा दिखाई दिया, वो ऐसा दिखाई दिया, किस चीज़ का दिखाई दिया, हिंदुत्व को सपोर्ट करते हुए दिखाई दिए। तो वसुधैव कुटुंबकम में तो आपको हर रिलीजन को सपोर्ट करना पड़ेगा, ये बात इन्होंने बोली है। समझ में आया, क्लियर है। नेक्स्ट सेंटेंस में देखें, द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम टेम्पल, श्री राम भगवान का जो टेम्पल मंदिर है उसका जो कंस्ट्रक्शन है, तो राम भगवान के भाई हो जाएंगे ना, ऑफ राम भगवान तो क्या हो गए, राम टेम्पल तो क्या हो गया, एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन चली गई किसके, कंस्ट्रक्शन के। द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम टेम्पल, सर राम के आगे द कैसे लगा, राम तो नाम है ना, तो द टेम्पल के लिए यूज हुआ है। कौन सा मंदिर, राम मंदिर, हनुमान मंदिर, दुर्गा मंदिर, समझ में आ रही चीज़। तो इस तरीके से ये बात कर रहा है, राम मंदिर, हनुमान मंदिर, दुर्गा मंदिर, शनि मंदिर, उस तरीके से बात, शनि टेम्पल, उस तरीके से बात करा। तो ये तो एक एडजेक्टिव बन जाए, राम जी का टेम्पल, समझ आए चीज़। राम टेम्पल इन अयोध्या नाउ, अब हैज़ द सपोर्ट द कंस्ट्रक्शन, मतलब उसका जो कंस्ट्रक्शन निर्माण है, हैज़ का सब्जेक्ट कंस्ट्रक्शन हो गया, क्योंकि अपने बात करें अयोध्या को इन खा गया, राम टेम्पल को ऑफ खा गया, तो कंस्ट्रक्शन हैज़ द सपोर्ट, उसके पास सपोर्ट सहयोग है, ऑफ किसका, मोस्ट पॉलिटिकल पार्टी, ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज का कंस्ट्रक्शन मतलब निर्माण में उनका सहयोग, वो सपोर्ट कर रहे हैं। एंड इज ऑन द बेसिस, और आधार पे, किस आधार पे, ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, एक सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट पर, निर्णय पर। तो एंड का रिफ्लेक्शन कंस्ट्रक्शन के बाद में, मतलब हैज से पहले जाएगा। राम मंदिर का जो अब कंस्ट्रक्शन है वो क्या है, हैज द सपोर्ट एंड द कंस्ट्रक्शन, टू सेंटेंसेस को स्प्लिट करके देख लेते हैं, आपके समझ में आ जाएगा। द कंस्ट्रक्शन ऑफ राम टेम्पल इन अयोध्या नाउ हैज द सपोर्ट ऑफ मोस्ट पॉलिटिकल पार्टीज, एंड द सेकंड वन इज द कंस्ट्रक्शन ऑफ द राम टेम्पल इन अयोध्या नाउ इज ऑन द बेसिस ऑफ ए सुप्रीम कोर्ट जजमेंट। ये आपका सेंटेंस दो बन जाएंगे, समझ में आया। आगे बात करें, बट लेकिन कॉन्ट्रेरी दिए, इट्स मेंशन, इसकी जो मेंशन किया गया, इसको बताया, जो बखान है, वर्णन है, डिड नॉट, वो क्या नहीं करता, डिड नॉट नहीं किया, एड्रेस नहीं किया, बताया नहीं, कंसर्न्स इश्यूज को, मुद्दों को, रिगार्डिंग जो रिलेटेड है, व्हाट इट पोर्टेंट्स फॉर इंडियाज फ्यूचर, की क्या ये इंडिया के फ्यूचर के लिए पोर्टेंट करता है, मतलब पूर्वानुमान लगाता है, पूर्व सूचना देता है कि क्या इंडिया के भविष्य की पूर्व सूचना देता है। इस बात के रिगार्डिंग वो एड्रेस नहीं कर पाए, उन कंसर्न, उन इश्यूज को, उन मुद्दों को, कि इससे इंडिया के फ्यूचर को क्या फायदा है। डज पोर्टेंट इट के लिए यूज हुआ, और इट किसके लिए यूज हुआ है, आपका कंस्ट्रक्शन के लिए यूज हुआ है। पूरी बात पढ़ें तो जो कंस्ट्रक्शन राम टेम्पल का, उसे ज़्यादातर पॉलिटिकल पार्टीज का सपोर्ट है और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के ऊपर आधार पर है। लेकिन इसका जो मेंशन है, वर्णन है, वो ये चीज़ क्लियर नहीं कर पाया कि इसका क्या है, आगे जाकर इंडिया के फ्यूचर में क्या रोल रहेगा, वो बात इसने बोली है। तो ये बात यहाँ पे क्लियर नहीं होती कि राम मंदिर बनाने से इंडिया के फ्यूचर को क्या प्लस पॉइंट मिलेगा, क्या बेनिफिट। तो यहाँ पे एक बेनिफिट मिल सकता है क्या, कि सारी कम्युनिटी, जैसे हिंदू मुस्लिम का जो दंगा चल रहा था वो एक हो सकती है। इसके दो इम्पैक्ट हो सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। अगर जो एंटी सोशल एलिमेंट है वो अगर नेगेटिव फॉर्म में भड़काते हैं, इस बात को, मेरा ओपिनियन बता रहा हूँ, अगर नेगेटिव फॉर्म में भड़काते हैं, ठीक है, एक दूसरे कम्युनिटी में आग फैलाने वाली बात करते हैं, मुस्लिम्स को बोलते हैं देखो उन्होंने मंदिर बना दिया हिंदुओं ने, ठीक है, या फिर मुस्लिम के भी कोई बंदे बोलते हैं इस बात को, हिंदू वाले बोलते हैं हमने बनाकर दिखाया, उनको नीचा दिखा दिया, हमसे नीचे हैं वो। इस तरीके से अगर ये बातें करेंगे तो इसका नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है फ्यूचर में। फ्यूचर तबाह है इंडिया का अगर ऐसा इम्पैक्ट आता है और लोग इन बातों में आते हैं। अगर लोग एजुकेटेड है, थोड़ा बहुत उनमें सेंस है, सोचने की क्षमता है, और वो इस चीज़ को एक सॉल्यूशन की फॉर्म में मानते हैं, कि राम मंदिर को एक सॉल्यूशन मानते हैं कि इतने टाइम से जो हमारा आपस में जो विवाद चल रहा था वो ख़त्म हो गया राम मंदिर से, अगर उसको पॉजिटिव वे में मानते हैं राम मंदिर के निर्माण को, किस फॉर्म में, एक सॉल्यूशन, कम्युनिटी के सॉल्यूशन की फॉर्म में, फिर तो इंडिया का फ्यूचर क्या है, ब्राइट है, क्योंकि सारे मिलकर काम करेंगे, फिर इंडिया का फ्यूचर ब्राइट है, दंगे वगैरह नहीं होंगे, आपस में लड़ाई झगड़ा नहीं होगा, सभी अपने टैलेंट को सही जगह यूज़ करेंगे, तो इंडिया का फ्यूचर जो यूथ है वो सही तरीके से यूज करेगी अपने टैलेंट को। तो ये सारा डिपेंड करता है यूथ पे, क्योंकि फ्यूचर क्या इंडिया का यूथ ही है। तो युवा इस राम टेम्पल के जो निर्माण को किस वे में, पॉजिटिव वे में लेते हैं या नेगेटिव वे में, उसी पे इंडिया का फ्यूचर डिपेंड करता है। अगर नेगेटिव वे में लेते हैं तो इंडिया का फ्यूचर
क्या होगा, डूम की तरफ जाएगा। मतलब क्या निकला, इंडिया का फ्यूचर अंधेरे में जाएगा, डार्कनेस की तरफ जाएगा। और अगर पॉजिटिव वे में लेकर चलते हैं तो इंडिया का फ्यूचर ब्राइट होगा। ये वाली बात है, हर कम्युनिटी अगर लेकर चलती है, समझ में आया? तो ये वाला केस है। तो ये बात वहाँ पे क्लियर नहीं हो पाई अभी, ठीक है। तो ये अपने पे डिपेंड है, युवाओं पे डिपेंड है। तो अपने को पॉजिटिव वे में लेकर चलना है, सोल्यूशन की फॉर्म में लेकर चलना है। अपने को ऐसा काम नहीं करना नॉनसेंस लोगों की तरह, क्योंकि अपना सेंस चमका हुआ है। आगे बात करें नेक्स्ट पैराग्राफ में, नेक्स्ट एंड लास्ट पैराग्राफ है आपका। एम्बिशियस का मतलब होता है महत्वाकांक्षी, महत्वाकांक्षा फॉर्म में किसी चीज को कर गुजरने की जो अभिलाषा है। कलेक्टिव गोल्स मतलब मिले जुले, एक साथ मिले हुए जो गोल्स, लक्ष्य हैं। कैन इंस्पायर, वो प्रेरणा दे सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं एक कम्युनिटी, एक समुदाय को। वो अपने वाली बात बोल रहा है ये, एक कम्युनिटी एक समुदाय को, विच मस्ट, जो क्या करे समुदाय के लिए जो है, विच मस्ट बी इंक्रीजिंगली इंक्लूसिव एज इट प्रोग्रेसेस। जैसे ये प्रोग्रेस करती है, इट प्रोग्रेस, डज प्रोग्रेस का मतलब इट किसके लिए, कम्युनिटी के लिए। उन्हें क्या, इंक्लूसिव मतलब आपस में मिली जुली बनना चाहिए, इंक्रीजिंग फॉर्म में, बढ़ती हुई फॉर्म में मिला जुला होना चाहिए। ये बात अपनों ने यही की थी। पॉजिटिव पॉइंट है कि क्या होगा, कलेक्टिव गोल्स जो हैं एक साथ मिलकर, जो सबके मिलकर जो गोल्स हैं वो क्या कर सकते हैं, इंस्पायर कर सकते हैं कम्युनिटी को कि क्या करें, वो सारे एक साथ मिलकर क्या करें, जैसे प्रोग्रेस करें, मिलकर चलें, सारे के सारे मिलकर चलें, तो पॉजिटिव इम्पैक्ट आएगा और फ्यूचर ब्राइट होगा इंडिया का, ठीक है। ये बात इसने बोली है। आगे बात करें ट्राइम्स। ट्राइम्स का मतलब जो विजयोल्लास है, हर्षोल्लास है, जो सफलता है। दैट आर नॉट इक्वली शेयर्ड, जो इक्वल फॉर्म में शेयर नहीं की जाती, आर नॉट ट्रायम्फ्स एट ऑल, वो रियल में कोई ट्रायम्फ नहीं है, कोई जीत नहीं होती, कोई सफलता नहीं होती। बड़ी शानदार वाली बात बोली, आर का सब्जेक्ट क्या है, ट्रायम्फ्स है, कि ये बिल्कुल शानदार वाली बात बोली है कि जो जीत है वो सबके साथ शेयर ना की जाए तो वो कोई जीत नहीं होती। समझ में आ रही है ना बात? तो वो वाला राम टेम्पल की फॉर्म में बात करें, एक सफलता है, किस चीज़ की सफलता है, हिंदुओं की विजय नहीं है, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी की हार या जीत नहीं है, ये एक जीत है किसकी, पूरे इंडिया की जीत है। क्या करने में, एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन निकालने में, जो कम्युनिटी के बीच में जो दंगे वगैरह हो रहे थे, जो आपस में मन मुटाव बना हुआ था, उसको ख़त्म करने की बहुत बड़ी एक जीत है। अगर सही तरीके से मायने में इसको ध्यान में लेकर माने तो एक बहुत बड़ी जीत है, हर कम्युनिटी के लिए जीत है, हिंदू मुस्लिम सिख वगैरह सबके लिए एक जीत है। क्या जीत है ये एक जीत है क्या करने की, एक बहुत बड़ा सॉल्यूशन निकालने का, और ये एक जीत है भाईचारे को बढ़ाने की, और एक जीत है सबके साथ में मिलकर एक साथ आने की। अगर उस फॉर्म में अगर सबके साथ इस जीत को शेयर किया जाए, ओनली एक कम्युनिटी शेयर करे अपने साथ कि हम जीत गए वो हार गए, तो कोई वो जीत नहीं है, वो एक क्या है, विफलता ही है। अगर एक कम्युनिटी की अपने बात करें, वो बोले कि हम जीत गए, अदर कम्युनिटी हार गई, तो ये इंडिया की जीत नहीं है, इंडिया की हार है, क्योंकि इंडिया तो सबको मिलकर बना हुआ है ना, ठीक है। तो इंडिया की हार है, और ये हार का रिजल्ट कब आएगा, ये रिजल्ट आएगा आने वाले कुछ टाइम में, जब इंडिया तहस नहस हो जाएगा, इस बात से मतलब वापस से दंगे वगैरह स्टार्ट हो जाएंगे, तब तो ये जीत नहीं है। अगर इसी को इक्वल शेयर करें, जैसे हिंदू जाकर मुस्लिम को गले लगाकर बोले कि अब भाई हम जीत गए, क्या करने में, हम हमारे अंदर का जो द्वेष था, जो नफरत थी, उसको खत्म करने में हम जीत गए, उस नफरत को हमने हरा दिया। ऐसे अगर बात करें हिंदू मुस्लिम आपस में, सारे के सारे जो धर्म आपस में से बात करें कि हमने अपनी जो नफरत थी उसको हरा दिया, हमने हमारी नफरत को हराकर भाईचारा पैदा कर दिया, हम जीत गए। उस वे में अगर इस जीत को सबके साथ शेयर किया जाए तो ये क्या है, रियल में एक जीत है, नहीं तो कोई जीत नहीं है, ये एक हार है जो आगे जाकर अपना रिजल्ट दे देगी। समझिए, तो अपने को क्या करना है, जीतना है, हारना नहीं है। तो अपने को ऐसी थिंकिंग लानी नहीं है, अपने को इसको एक जीत माननी है नफरत के ऊपर। समझ में आ रही चीज़? तो वो वाली बात यहाँ पे बोली है। क्लियर, समझ में आया? तो ये एडिटोरियल था, बड़ा ही मस्त एडिटोरियल था, थोड़ा टाइम कंज्यूमिंग था ये एडिटोरियल आपका, क्योंकि यहाँ पे अपने वर्किंग में थोड़ा डीप चले गए थे। तो क्या कर लेना, इसको रिवाइज कर लेना। तो ये जब आपका वर्किंग में अपने टाइम कंज्यूमिंग एडिटोरियल होता है तो उसको देखकर भागा मत करो कितना बड़ा कौन पढ़े, क्योंकि जब ज़्यादा टाइम कंज्यूमिंग जो क्लास होती है उसमें उतनी ही ज़्यादा वर्किंग एक्सप्लेन होती है, उसमें उतने ही ज़्यादा पॉइंट्स क्लियर होते हैं, उसमें उतना ही ज़्यादा कुछ सीखने को मिलता है। क्लियर, आप लोग समझ में आई चीज़? तो इस तरीके से आपको करना है, तो इसको रिवाइज कर लेना आप, ठीक है। वोकेब इसकी नेक्स्ट क्लास में करेंगे, समझ में आ रही है? तो आपका होमवर्क बता दूं मैं, जितनी भी वोकेब है इसकी जो आपको अच्छी लगे, सही लगे, ठीक है, जो आपको लगे कि बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आपको नहीं आती वो सारी नोट डाउन कर लेना, उनको याद कर लेना, और जो आपकी हाईलाइटेड है वो तो आपको कंपलसरी याद करनी है, क्योंकि वोकेब की क्लास में आपका क्या होगा, एक टाइप से होमवर्क है वो वोकेब की क्लास में आपसे सुना जाएगा जिस तरीके से अपने सुनते हैं। समझ आया चीज़? तो रिवाइज कर लेना पूरे एडिटोरियल को और वोकेब वगैरह याद करना, ठीक है। ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। यदि आपको दर्पण में अपना चेहरा स्पष्ट नहीं, धुंधला दिखाई दे, तो हम दर्पण को साफ करने का प्रयास करते हैं और चेहरा स्पष्ट दिखाई देने लगता है। परंतु यदि
दर्पण को साफ करने के पश्चात भी चेहरा धुंधला ही दिखाई दे तो क्या कभी सोचा है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि कई बार धूल दर्पण पर नहीं, आंखों पर जमा होती। इसी प्रकार जीवन में यदि हमें अपना लक्ष्य ना दिखाई दे तो आवश्यक नहीं कि दोष मार्ग या लक्ष्य में, दोष आपकी दृष्टि, आपके दृष्टिकोण में भी हो सकता है। इसलिए कई बार दर्पण की अपेक्षा आंखें भी साफ कर लेनी चाहिए। नीतियां मेरी, नियति आप